So dear students, so we are going to start the revision of the Indian Partnership Act 1932. इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 का हम लोग रिविजन्स करेंगे आज, और एट द एंड ऑफ द रिविजन्स मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के किस टाइप के क्वेश्चंस आपके एग्जाम्स में आ सकते हैं, आप अपने पास नोटबुक भी रेडी रखोगे कि कुछ मैं क्वेश्चंस अगर बोलता हूं तो फास्ट में आप लिख लोगे कि ये सब क्वेश्चंस हमें अपकमिंग एग्जाम्स के लिए तैयार करने चाहिए, और अपने फ्रेंड्स लोगों को एक बार शेयर करके और इसको स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले पार्टनरशिप एक्ट 1932 जो पहले इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में हुआ करता था, इसमें एग्रीमेंट की जरूरत होती है। इसमें पार्टनरशिप बिजनेस के लिए क्या जरूरत होता है, एग्रीमेंट होना रिक्वायर्ड है, एग्रीमेंट होना रिक्वायर्ड है। अच्छा, ये सारे नोट्स जो आपको शेयर किए जाएंगे एप्लीकेशन पे, तो देखो बहुत ज़्यादा नहीं है, ये मैंने पढ़ाया है, 10-12 पेज के नोट्स होते हैं पढ़ाने में, तो आप इतना अगर लिख के प्रैक्टिस करते हो तो आपके एग्जाम्स के लिए बहुत अच्छी हो जाएगी। विदाउट राइटिंग अगर आप एग्जाम्स में बैठते हो, चाहे किसी भी पेपर का, अगर आप लिख के प्रैक्टिस नहीं करते हो, ऐसे एग्जाम्स में बैठ रहे हो, मतलब आप आधा अधूरे तैयारी के साथ अपने आप को फंसाने के लिए जा रहे हो एग्जाम्स में। सो ऐसे आपको बिल्कुल नहीं बैठना, लिख के पूरा प्रैक्टिस करना है, ठीक है भाई। चलिए आइए, एग्रीमेंट क्या बोला है, रिलेशन बिटवीन टू और मोर पर्सन्स टू शेयर प्रॉफिट्स ऑफ द बिजनेस बाय एक्सप्रेस एग्रीमेंट होता है। एक्सप्रेस एग्रीमेंट का मतलब क्या होता है, लिख करके या फिर बोल करके। और शेयर प्रॉफिट बोल रहा है, मींस पार्टनर्स का लॉसेस शेयर नहीं करते हैं, लॉसेस भी शेयर करते हैं, बट ये इंप्लाइड होता है कि अगर पार्टनरशिप फॉर्म में दो पार्टनर्स अगर एग्रीमेंट करके, दो या दो से ज्यादा पार्टनर्स अगर एग्रीमेंट करके पार्टनरशिप बिजनेस में इंटर करते हैं, तो ये लोग क्या करेंगे, अपने बिजनेस में प्रॉफिट को तो शेयर करेंगे ही करेंगे, अगर प्रॉफिट बिजनेस में लॉसेस हुआ तो इस लॉसेस को भी ये लोग क्या करेंगे, बियर करेंगे आगे चल के। सो रिलेशन कैसा होता है यहाँ पर, टू और मोर पर्सन्स ज्वाइन द हैंड्स इन द पार्टनरशिप बिजनेस टू शेयर द प्रॉफिट्स ऑफ द बिजनेस बाय द एक्सप्रेस एग्रीमेंट, ये लोग इंटर करते हैं। और ये जो पार्टनरशिप होता है ये मस्ट कैसे होता है, पार्टनरशिप मस्ट रिजल्ट्स फ्रॉम एन एग्रीमेंट। एक्सप्रेस एग्रीमेंट भी हो सकता है, एक्सप्रेस एग्रीमेंट कैसे होता है, बोल करके या लिख करके होता है, राइटिंग में होता है या फिर ओरल होता है, इम्प्लाइड, ओरल और इन राइटिंग। पार्टनरशिप इज वॉलेंटरली होता है या कॉन्ट्रेक्चुअल भी होता है। पार्टनरशिप जो बिजनेस होता है ये वॉलेंटरली भी होता है और कॉन्ट्रेक्चुअल भी होता है। यहाँ पर जो पार्टनर्स अपने प्रॉफिट्स को शेयर करते हैं, लॉसेस मस्ट बी बोर्न इन द प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। कैसे लॉसेस को बियर किया जाएगा, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में लॉसेस को बियर किया जाएगा। और शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट इज ओनली अ प्राइमा फेसिया एविडेंस एंड नॉट कंक्लूसिव एविडेंस। यहाँ पर क्या बोला, शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट सिर्फ बोला जाता है, नॉट कंक्लूसिव एविडेंस नहीं है। म्यूचुअल एजेंसी, act of one partner equal to act of all partners, because all partners are the agent of each other and as well as all partners are the agent of the partnership firm also. So यहाँ पर अगर एक पार्टनर पार्टनरशिप फॉर्म में एक्ट करेगा तो वह सभी पार्टनर्स को बाइंड करता है, सभी पार्टनर्स को बाइंड करता है। सो एक्ट ऑफ वन पार्टनर इक्वल टू एक्ट ऑफ ऑल पार्टनर समझा जाता है। एंड इच पार्टनर इज द प्रिंसिपल एज वेल एज एजेंट ऑफ द ऑल अदर पार्टनर्स होते हैं। पार्टनरशिप फॉर्म में क्या होते हैं, एक्ट एक पार्टनर की गई एक्ट अदर्स पार्टनर्स को भी बाइंड करता है, एक पार्टनर का किया गया एक्ट अदर पार्टनर्स को भी बाइंड करता है। एंड इच पार्टनर इज ट्रीटेड एज द प्रिंसिपल एज वेल एज एजेंट ऑफ द अदर पार्टनर्स। इस बात से एग्रीड हो आप लोग, ये छोटी छोटी बातें हैं बट आपको ट्रू फॉल्स एमसीक्यू ये सब चीजों में आपको जरूरत पड़ सकता है। टाइप्स ऑफ पार्टनर में चलेगा बच्चों, टाइप्स ऑफ पार्टनरशिप, नॉट टाइप ऑफ पार्टनर, टाइप ऑफ पार्टनरशिप हम लोग करने जा रहे हैं। टाइप ऑफ पार्टनर अलग होता है, टाइप ऑफ पार्टनरशिप अलग होता है। सो अभी हम लोग टाइप ऑफ पार्टनरशिप करने जा रहे हैं। इसमें होता है पार्टिकुलर पार्टनरशिप। पार्टिकुलर पार्टनरशिप फॉर्म्ड फॉर अ पर्टिकुलर पर्पस। ये पार्टिकुलर पार्टनरशिप जो होता है ये पार्टिकुलर पर्पस के लिए बनाया जाता है। जैसे ये पर्पस कंप्लीट हो जाता है ये पार्टनरशिप अपने आप ऑटोमेटिकली क्या हो जाता है, ये खत्म हो जाता है। So particular partnership formed for the completion of a particular purpose और completion of a particular project के लिए होता है। If continued after the end of the purpose, अगर ये पर्पस के कंप्लीट होने के बाद भी ये पार्टनरशिप अगर कंटिन्यू कर रहा है, अपने पर्पस के कंप्लीट होने के बाद भी ये पार्टनरशिप अगर कंटिन्यू कर रहा है, तब इसको ये पार्टनरशिप एट विल वाला पार्टनर बन जाता है। उसके बाद कोई भी पार्टनर चाहे तो अपने विल पे, क्योंकि पर्पस तो कंप्लीट हो गया, जिस पर्पस के लिए इस पार्टनरशिप फॉर्म को फॉर्म किया गया था, जिस पर्पस के लिए इस पार्टनरशिप फॉर्म को बनाया गया था, ये पर्पस तो कंप्लीट हो चुका है। तो पर्पस कंप्लीट होने के बाद भी अगर पार्टनर्स उस बिजनेस में कंटिन्यू कर रहे हैं, अपने पार्टनरशिप को कंटिन्यू कर रहे हैं, तो ये कैसे एंड हो जाएगा, ये एंड हो जाएगा एट पार्टनरशिप एट विल से इसकी खत्म हो जाए, इसको पार्टनरशिप एट विल समझा जाएगा उसके बाद। और उसके बाद कोई भी पार्टनर पार्टनरशिप एट विल में क्या होता है, अपने अदर पार्टनर को नोटिस दे करके और पार्टनरशिप फॉर्म से कभी भी बाहर निकल सकता है।
ठीक है, तो पार्टिकुलर पार्टनरशिप का ये टाइप याद रखोगे। जनरल पार्टनरशिप क्या होता है? जनरल पार्टनरशिप इज फॉर कैरिंग बिजनेस इन जनरल, बिजनेस को इन जनरल कैरी ऑन करते रहने के लिए जनरल पार्टनरशिप पार्टनर्स के बीच बनाया जाता है। पार्टनरशिप एट विल क्या होता है? पार्टनरशिप एट विल वाले पार्टनरशिप का डिसोल्यूशन कोई भी पार्टनर अदर पार्टनर को नोटिस दे करके निकल सकता है। पार्टनरशिप एट विल में डिसोल्यूशन बाय एनी पार्टनर, कोई भी पार्टनर चाहे विल, ये इच्छाओं के ऊपर चलता है। जब भी कोई पार्टनर का इच्छा नहीं करेगा कि और इस पार्टनरशिप फॉर्म में हम पार्टनर रहें, तो वह क्या करेगा? अदर्स पार्टनर्स लोगों को नोटिस देगा, अदर पार्टनर लोगों को नोटिस देगा, राइटिंग में नोटिस देगा, राइटिंग में नोटिस दिया जाता है और राइटिंग में नोटिस दे करके और वह पार्टनरशिप फॉर्म से क्या होगा? बाहर चला जाएगा। राइटिंग में नोटिस दे करके पार्टनरशिप फॉर्म से बाहर निकल जाएगा। पार्टनरशिप फॉर द फिक्स्ड टाइम पीरियड, पार्टनरशिप फॉर द फिक्स्ड टाइम पीरियड ये बनाया जाता है। पार्टनरशिप फॉर फिक्स्ड टाइम पीरियड कैन नॉट बी डिसॉल्व्ड बिफोर एक्सपायरी ऑफ द पीरियड। पार्टनरशिप फॉर फिक्स्ड पीरियड जो बनाया जाता है, इसको उस टाइम पीरियड के एक्सपायरी के पहले डिसॉल्व नहीं किया जा सकता है। कैन नॉट बी डिसॉल्व्ड, कैन नॉट बी डिसॉल्व्ड याद रखोगे, कैन नॉट बी डिसॉल्व्ड बिफोर एक्सपायरी ऑफ द टाइम पीरियड एक्सेप्ट बाय एडॉप्टिंग द मोड ऑफ डिसोल्यूशन। लेकिन मोड ऑफ डिसोल्यूशन को के थ्रू इसको एक्सेप्ट बाय एडॉप्टिंग, मोड ऑफ डिसोल्यूशन को एडॉप्ट करके इसको डिसॉल्व बिफोर द एक्सपायरी ऑफ द पीरियड भी किया जा सकता है। लेकिन जनरली इस तरह के पार्टनरशिप को फिक्स्ड टाइम पीरियड के एंड होने के पहले डिसोल्यूशन नहीं किया जाता है। इफ कंटिन्यूड आफ्टर एक्सपायरी, अगर टाइम पीरियड एक्सपायर, जितने टाइम पीरियड के लिए से फॉर एग्जांपल इस पार्टनरशिप फॉर्म को 5 इयर्स के लिए बनाया गया था, 5 इयर्स का टाइम पीरियड कंप्लीशन हो गया और पार्टनर्स के बीच बिजनेस में इतने अच्छे बॉन्डिंग बन गए कि अभी भी ये लोग पार्टनरशिप बिजनेस में कैरी ऑन करे जा रहे हैं, तब ये पार्टनर 5 इयर्स के कंप्लीशन के बाद ये पार्टनरशिप फॉर्म कैसा पार्टनरशिप फॉर्म बन जाएगा? ये पार्टनरशिप एट विल में कन्वर्ट हो जाएगा। मतलब कभी भी कोई पार्टनर नोटिस दे करके उस पार्टनरशिप फॉर्म को डिसॉल्व करके बाहर निकल सकता है। ठीक है, अब आ जाइए मेरे बच्चों टाइप्स ऑफ पार्टनर। अब आ जाइए टाइप्स ऑफ पार्टनर में, इन सबको बैठ के एकदम दमदार तरीके, एक दिन रिवीजन का समय लो, जैसे एक दिन उठाओ समय, एक दिन इसको करेंगे तो करेंगे, लिख के पढ़ के जो भी खत्म कर देंगे, इस तरह से बैठना आपको लेकर के पढ़ाई को। टाइप्स ऑफ पार्टनर, टाइप्स ऑफ पार्टनर बच्चे जो लोग ज्वाइन किए हो ना, मैं सबको सभी लोगों ने मुझे बताया नहीं, एक्सपायरी ऑफ पीरियड नहीं आया है पार्टनरशिप का, अगर पार्टनर्स कंटिन्यू नहीं करना चाहते हैं तो वो अपने विल के ऊपर डिसॉल्व कर सकते हैं क्या? नहीं, इसको देखो, पार्टनरशिप फॉर फिक्स्ड पीरियड को विल के ऊपर डिसॉल्व नहीं किया जा सकता बिफोर द एक्सपायरी ऑफ द टाइम पीरियड। हाँ, लेकिन इसको मोड ऑफ डिसोल्यूशन को एडॉप्ट करके, डिसोल्यूशन का मोड क्या होता है? सारे पार्टनर्स अगर एग्रीड होंगे तो मोड ऑफ डिसोल्यूशन में जाकर के इसको एक्सपायरी पीरियड के पहले भी डिसॉल्व किया जा सकता है, लेकिन नोटिस देकर के डिसॉल्व नहीं किया जा सकता। नोटिस देकर डिसॉल्व इसको सिर्फ किया जाएगा तभी, नोटिस देकर इसको डिसॉल्व सिर्फ तभी किया जाएगा जब इसका टाइम पीरियड एक्सपायर कर जाएगा उतने पीरियड का जितने पीरियड के लिए फॉर्मेशन किया गया था, तब इसको डिसॉल्व किया जा सकता है। ठीक है बच्चे, रौनक ओके। अदर्स जो स्टूडेंट्स लोगों ने अब तक यहाँ पे मैसेज नहीं किया है, फटाफट मैसेज कर दो। आप समझ पा रहे हो ना बच्चे लोग? ठीक है, ताकि मैं सबको देख लूं कि कौन कौन लोग बच्चे हमारे, कौन कौन से बच्चे हमारे लाइव हमारे साथ कर रहे हैं। ठीक है, ओके। इसके बाद देखो बच्चे टाइप्स ऑफ पार्टनर में, टाइप्स ऑफ पार्टनर में एक्टिव पार्टनर और ऑस्टेंसिबल पार्टनर। ठीक है ना? एक्टिव पार्टनर आर दोज पार्टनर हु एक्टिवली पार्टिसिपेट इन द बिजनेस ऑफ द पार्टनरशिप, हु एक्टिवली पार्टिसिपेट इन द बिजनेस ऑफ द पार्टनरशिप। और ऐसे पार्टनर्स जब पार्टनरशिप फॉर्म को छोड़ करके जाता है तो इसको पब्लिक नोटिस देना जरूरी होता है। ओके, इसको पब्लिक नोटिस देना जरूरी होता है। एक्टिव पार्टनर किसको बोलते हैं? वैसे पार्टनर जो एक्टिवली डे टू डे एक्टिविटी ऑफ द पार्टनरशिप फॉर्म के डे टू डे एक्टिविटी में एक्टिवली पार्टिसिपेट करता है, उसको हम लोग एक्टिव पार्टनर बोलते हैं। और ऐसे पार्टनर्स जब पार्टनरशिप फॉर्म को छोड़ करके जाता है तब ऐसे पार्टनर्स को नोटिस देना रिक्वायर्ड होता है। ऐसे पार्टनर्स को पार्टनरशिप फॉर्म छोड़ के जाते वक्त पार्टनरशिप फॉर्म को नोटिस देना रिक्वायर्ड होता है। अगर ये नोटिस नहीं देंगे तो जो लोग भी थर्ड पार्टी इनको तब अभी भी एक्टिव पार्टनर ही कंसीडर करेंगे, थर्ड पार्टी इनको अभी भी एक्टिव पार्टनर ही कंसीडर करेंगे, इसलिए इनका नोटिस देना बिल्कुल जरूरी होता है। स्लीपिंग पार्टनर और डोरमेंट पार्टनर हम लोग इनको बोलते हैं, डू नॉट एक्टिवली पार्टिसिपेट इन द बिजनेस। ये लोग बिजनेस में एक्टिवली पार्टिसिपेट नहीं करते हैं और इनके लिए पब्लिक नोटिस रिक्वायर्ड नहीं होता है, इनके लिए पब्लिक नोटिस रिक्वायर्ड नहीं होता है। नॉमिनल पार्टनर किसको बोलते हैं? नॉमिनल पार्टनर किसको बोलते हैं बच्चों? लेंड्स हिज नेम, ऐसा पार्टनर, देखो इसके लिए क्या क्या बातें लिखी गई है। नॉमिनल पार्टनर, अच्छे से, नॉमिनल पार्टनर अपना नाम देता है,
कैपिटल कंट्रीब्यूशन इसके साइड से रिक्वायर्ड नहीं है, प्रॉफिट शेयरिंग नहीं कर सकता है, लॉस शेयरिंग नहीं करेगा, पब्लिक नोटिस लेकिन इसको देना रिक्वायर्ड होता है, पब्लिक नोटिस इसकी तरफ से दिया जाना एकदम रिक्वायर्ड होता है। नॉमिनल पार्टनर लेंड्स हिज नेम टू द पार्टनरशिप फर्म। देखो कितने एकदम सिंपल तरीके से सारी बातें लिखी गई है, अपना वो नाम देगा। कैपिटल कंट्रीब्यूशन इसको करना जरूरी होता है? नहीं है, कैपिटल कंट्रीब्यूशन बिना किए सिर्फ अपना नाम देकर के पार्टनरशिप फर्म में और पार्टनर बन सकता है। इसको कैपिटल कंट्रीब्यूशन करने की रिक्वायरमेंट है? नहीं है। प्रॉफिट शेयरिंग करेगा? नहीं करेगा। लॉस बियर करेगा? लॉस को भी बियर नहीं करेगा। लेकिन अगर ये पार्टनरशिप फर्म से निकलता है, रिटायर करता है, तो ऐसे पार्टनर्स को पब्लिक नोटिस देना रिक्वायर्ड होता है। नॉमिनल पार्टनर को पार्टनरशिप फर्म से निकलते वक्त पब्लिक नोटिस देना रिक्वायर्ड होता है। ओके, और नो एक्टिवली पार्टिसिपेट, ये पार्टनर सिर्फ नाम देता है, ये भी पार्टनरशिप फर्म में एक्टिवली पार्टिसिपेट नहीं करता है, ये भी पार्टनरशिप फर्म में एक्टिवली पार्टिसिपेट नहीं करता है, ये भी पार्टनरशिप फर्म में एक्टिवली पार्टिसिपेट नहीं करता है। सब पार्टनर हम लोग किसको बोलते हैं? सब पार्टनर। सब पार्टनर हम लोग किसको बोलते हैं बच्चों? देखो, सब पार्टनर, पार्टनर ऑफ पार्टनर, जो पार्टनरशिप फर्म में पार्टनर है उसका पार्टनर को हम लोग सब पार्टनर बोलते हैं। पार्टनरशिप फर्म में जो एक्टिव पार्टनर्स हैं, जो पार्टनर्स हैं, उनके पार्टनर को हम लोग सब पार्टनर बोलते हैं। और सब पार्टनर नाइदर हैज ऑब्लिगेशन नॉर राइट अगेंस्ट फर्म, फर्म के अगेंस्ट इसका कोई भी अधिकार भी नहीं होता है और ना ही इसकी कोई ऑब्लिगेशन होती है। इफ अ पार्टनर एग्रीज टू शेयर हिज प्रॉफिट विद थर्ड पर्सन, दैट थर्ड पर्सन इज अ सब पार्टनर। अगर कोई पार्टनरशिप फर्म का पार्टनर अपना पार्टनरशिप फर्म में होने वाले प्रॉफिट को किसी थर्ड पार्टी के साथ अगर शेयर करना चाहता है, तब उस थर्ड पार्टनर को हम लोग, थर्ड पर्सन को हम लोग क्या बोलते हैं? सब पार्टनर के नाम देते हैं, उसको हम लोग सब पार्टनर बोलते हैं। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट हम लोग का सेक्शन नंबर 28 में, पार्टनर्स बाय स्टॉपेल और होल्डिंग आउट। पार्टनर्स बाय स्टॉपेल और होल्डिंग आउट, पार्टनर्स बाय स्टॉपेल और होल्डिंग आउट। इन केस व्हेन अ स्ट्रेंजर रिप्रेजेंट हिमसेल्फ, पार्टनर्स बाय होल्डिंग आउट और पार्टनर बाय स्टॉपेल्स। इन केस अ स्ट्रेंजर रिप्रेजेंट हिमसेल्फ एज अ पार्टनर इन अ फर्म टू इंड्यूस अदर टू गिव क्रेडिट टू द पार्टनरशिप। इसमें क्या हुआ? अगर कोई स्ट्रेंजर है, स्ट्रेंजर जो किसी थर्ड पर्सन को इंड्यूस कर रहा है, थर्ड पर्सन को वो मोटिवेट कर रहा है कि भाई तुम इस पार्टनरशिप फर्म में, मैं भी पार्टनर हूं, खुद को पार्टनर से रिप्रेजेंट कर रहा है। इन केस वेयर अ स्ट्रेंजर रिप्रेजेंट हिमसेल्फ एज अ पार्टनर, वह थर्ड स्ट्रेंजर अपने आप को किसी पार्टनरशिप फर्म का क्या कर रहा है? पार्टनर रिप्रेजेंट कर रहा है कि मैं भी इस पार्टनरशिप फर्म में क्या हूं? पार्टनर हूं। टू इंड्यूस अदर पर्सन, अदर पर्सन मतलब थर्ड पार्टी, टू इंड्यूस थर्ड पार्टी टू गिव क्रेडिट or to supply the raw material or goods to the partnership firm. Only the person to whom the representation has been made can enforce the contract. To whom the representation has been made, जिसको representation किया गया वही contract को enforce कर सकता है। Section 28 is also applicable to retired partner without giving notice of his retirement. अगर कोई पार्टनर रिटायर कर चुका है लेकिन रिटायरमेंट का नोटिस अभी तक नहीं दिया है, तो सेक्शन 28 मतलब पार्टनर्स बाय स्टॉपेल्स और पार्टनर्स बाय होल्डिंग आउट उसके ऊपर भी एप्लीकेबल हो जाएगा। अगर कोई पार्टनरशिप फर्म में पहले पार्टनर था, उसने किसी थर्ड पार्टी को इंड्यूस करके कि मैं इस पार्टनरशिप फर्म में पार्टनर हूं, इसके वजह से थर्ड पार्टी ने उस पार्टनरशिप फर्म को लोन दे दिया था और वह पार्टनरशिप फर्म से अब आउट हो चुका है। आउट होने के बाद लेकिन अब तक पब्लिक नोटिस नहीं दिया है, तो उसको भी पार्टनर्स बाय होल्डिंग आउट ट्रीट किया जाएगा, उसको भी पार्टनर्स बाय होल्डिंग आउट ट्रीट किया जाएगा। और पार्टनर्स ओनली फॉर प्रॉफिट, इंटाइटल्ड टू शेयर द प्रॉफिट्स ओनली, पार्टनर्स ओनली फॉर प्रॉफिट, ओनली फॉर प्रॉफिट, ये प्रॉफिट के लिए सिर्फ पार्टनर बनता है। इंटाइटल्ड टू शेयर द प्रॉफिट्स ओनली, लायबल टू थर्ड पार्टी, लायबल टू थर्ड पार्टी ओनली फॉर द एक्ट ऑफ प्रॉफिट, प्रॉफिट के लिए थर्ड पार्टी के टुवर्ड्स लायबल होता है। और बाउंड टू कंट्रीब्यूट फॉर लॉसेस व्हेन अदर पार्टनर प्राइवेट स्टेट इज इनसफिशिएंट, अदर पार्टनर्स की प्राइवेट प्रॉपर्टी पार्टनरशिप फर्म के डेप्ट को पे करने के लिए अगर इनसफिशिएंट हो जाएगा तो ये लॉसेस में क्या करेगा? कंट्रीब्यूट करेगा। पार्टनर्स ओनली फॉर प्रॉफिट वाला पार्टनर उस समय कंट्रीब्यूट करेगा। इसके बाद बच्चों ये इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है आपके एग्जाम्स के लिए, इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है आपके एग्जाम्स के लिए। मैं एट द एंड ऑफ द सेशन मैं आपको जरूर से कुछ क्वेश्चंस बताऊंगा, आप अपने पास कॉपी रेडी रखिएगा कि इस तरह के क्वेश्चंस आपको एग्जाम्स के लिए जरूर से पढ़ के जाने चाहिए, ठीक है। और बाकी जो केस स्टडीज टाइप के क्वेश्चंस बन के आते हैं वो तो आपको प्रोविजंस अगर पता रहेगा तो आप बिल्कुल अच्छे से लिख डालोगे, ठीक है। मैं देख रहा हूँ कुछ बच्चे लोगों को
सभी लोग मुझे अभी तक इन्फॉर्म नहीं किए कि हु आर ज्वाइंड इन द लाइव सेशन, ताकि मुझे पता चल सके। तो उन लोगों से मैं रिक्वेस्ट करूंगा सब लोग एटलीस्ट एक मैसेज डाल दो, या तो फटाफट लाइक बटन प्रेस कर दो ताकि मुझे पता चले कि आप लोग हमारे साथ हो। माइनर्स एज अ पार्टनर इंपॉर्टेंट होता है बच्चों। माइनर्स एज अ पार्टनर, एनालिसिस ऑफ द माइनर्स पोजीशन। माइनर कैन नॉट बी अ पार्टनर। माइनर पार्टनरशिप फॉर्म में पार्टनर बन सकता है क्या? माइनर पार्टनरशिप फॉर्म में पार्टनर नहीं बन सकता है। क्यों नहीं बन सकता है? सिंस अ कॉन्ट्रैक्ट विथ माइनर इज वॉइड एब इनिशियो, क्योंकि माइनर के साथ किया गया कॉन्ट्रैक्ट वॉइड फ्रॉम बिगिनिंग होता है। माइनर के साथ किया गया कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है? वॉइड फ्रॉम बिगिनिंग होता है। माइनर कैन बी एडमिटेड टू बेनिफिट ऑफ एग्जिस्टिंग पार्टनरशिप। एग्जिस्टिंग पार्टनरशिप के बेनिफिट के लिए, टू द बेनिफिट ऑफ एग्जिस्टिंग पार्टनरशिप विथ 100% कंसेंट, माइनर को पार्टनरशिप फॉर्म में बेनिफिट के लिए शामिल किया जा सकता है। माइनर कैन बी एडमिटेड टू बेनिफिट ऑफ एग्जिस्टिंग पार्टनरशिप। एग्जिस्टिंग पार्टनरशिप के बेनिफिट के लिए माइनर को उसके 100% कंसेंट से उसको पार्टनरशिप में शामिल किया जा सकता है। ओके, उसको पार्टनरशिप में शामिल किया जा सकता है। ओके बच्चों, ओके बच्चों, बहुत अच्छा बहुत अच्छा बहुत अच्छा बच्चों। तो ये देखो पार्टनर्स क्या पार्टनरशिप फॉर्म में पार्टनर बन सकता है? पार्टनर नहीं बन सकता है क्योंकि माइनर कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए कैपेबल नहीं होता, इसलिए पार्टनरशिप फॉर्म में माइनर पार्टनर नहीं बन सकता है। लेकिन माइनर को पार्टनरशिप फॉर्म में पार्टनरशिप एग्जिस्टिंग पार्टनरशिप के बेनिफिट के लिए माइनर्स को पार्टनरशिप में इंक्लूड किया जा सकता है। माइनर्स को पार्टनरशिप में शामिल किया जा सकता है विद द 100% कंसेंट ऑफ दैट माइनर। ओनली माइनर और वन मेजर कैन नॉट फॉर्म अ पार्टनरशिप फॉर्म। ये याद रखिएगा, एक माइनर और एक मेजर पार्टनरशिप फॉर्म का फॉर्मेशन नहीं कर सकते। एक माइनर और एक मेजर पार्टनरशिप फॉर्म का फॉर्मेशन नहीं कर सकते हैं। राइट ऑफ माइनर क्या होता है ये भाई याद रखोगे, बहुत इंपॉर्टेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट। राइट ऑफ माइनर, माइनर के क्या क्या अधिकार होते हैं? इफ द माइनर इज एडमिटेड फॉर द बेनिफिट ऑफ द एग्जिस्टिंग पार्टनरशिप फॉर्म, देन व्हाट इज द राइट ऑफ द माइनर इन द पार्टनरशिप फॉर्म? देन ऐसे सिचुएशन में, यस बच्चों, मैं सभी को देख रहा हूं, बहुत अच्छी बात, आप लोगों ने मैसेज किया, बहुत अच्छी बात, बहुत अच्छी बात। राइट ऑफ द माइनर, माइनर के क्या क्या अधिकार होते हैं जब वो पार्टनरशिप फॉर्म के बेनिफिट के लिए पार्टनरशिप फॉर्म में इंक्लूड किया जाता है, तब उस माइनर के क्या क्या अधिकार होते हैं? ध्यान से देखोगे अधिकार क्या होते हैं। राइट टू शेयर द प्रॉफिट, राइट टू शेयर द प्रॉफिट का अधिकार होता है। एकदम पॉइंट वाइज करके एग्जाम्स में लिख डालने, ऐसे भी अगर लिख दोगे ना, एग्जाम्स आपको बहुत बड़ा बड़ा लंबा लंबा फेंकने नहीं बोलता है भाई, आपको पॉइंट टू पॉइंट लिखने बोलता है। पॉइंट टू पॉइंट लिख के आओ, आपको पूरा मार्क्स मिलेगा, पूरा मार्क्स। अभी जो बच्चे आकर के एग्जाम्स देते, थ्योरी पेपर के एग्जाम्स देते हैं, पॉइंट टू पॉइंट पे जाके देखो मैंने उनको नंबर उठा के दिया है कि नहीं, वे लोग खुद भी जानते हैं इस चीज को। तो आप लिखो लिखो, पॉइंट टू पॉइंट ये लिखोगे तभी ऐसा लिखना सीखोगे। राइट टू, हु इज टू टेक डिसीजन इन बिहाफ ऑफ द माइनर्स एज अ पार्टनर? माइनर, हु विल टेक डिसीजन इन बिहाफ ऑफ माइनर एज अ पार्टनर? गार्डियन ऑफ द माइनर, गार्डियन ऑफ द माइनर विल टेक द डिसीजन इन बिहाफ ऑफ द माइनर एज अ पार्टनर। ओके, और उसका गार्डियन करेगा यहां पे। राइट टू शेयर प्रॉफिट्स, क्या अधिकार है राइट ऑफ माइनर? राइट टू शेयर द प्रॉफिट, टू हैव एसेस और इंस्पेक्ट एंड कॉपी अकाउंट्स ऑफ द फर्म। वह पार्टनरशिप फर्म का बुक ऑफ अकाउंट्स की कॉपी को एसेस भी कर सकता है, इंस्पेक्ट भी, एसेस इंस्पेक्ट कर सकता है और उसकी कॉपी भी ले सकता है। उसके पास उसकी कॉपी मतलब उसकी सेकंड कॉपी भी लेने का उसके पास अधिकार है। राइट टू sue the partners after severing his connection with the firm, after severing his connection with the firm। यहाँ पे पार्टनर्स फर्म के साथ कनेक्शन खत्म होने पर भी राइट टू sue the पार्टनर्स के ऊपर वो केस फाइल भी करने का अधिकार होता है। राइट टू इलेक्ट टू बिकम अ पार्टनर और नॉट विद इन 6 months ऑन द अटेनिंग मेच्योरिटी। जब वो मेच्योरिटी एज में जाएगा, यानी जब वो मेजर एज में जाएगा, तो मेजोरिटी एज अटेंड करने के 6 month के अंदर इसके पास राइट अवेलेबल रहता है। माइनर के पास यह राइट अवेलेबल रहता है कि वह पार्टनरशिप फॉर्म में एज अ पार्टनर कंटिन्यू करेगा या पार्टनरशिप फॉर्म से वह निकल जाएगा। इसको चूज करने का, इलेक्ट करने का भी राइट उसके पास अवेलेबल होता है। राइट टू इलेक्ट टू बिकम द पार्टनर और नॉट टू बिकम द पार्टनर विद इन 6 months आफ्टर कंप्लीशन ऑफ द मेजोरिटी एज। और पार्टनर देन इज इंटाइटल्ड टू द शेयर टू विच ही वाज इंटाइटल्ड एज अ माइनर। और जब वो अगर पार्टनरशिप फॉर्म में पार्टनर के तौर पे कंटिन्यू करेगा, अगर मान लो मेजोरिटी अटेन करने के बाद पार्टनरशिप फॉर्म में वह एज अ
पार्टनर कंटिन्यू करेगा मेजोरिटी अटेंड करने के बाद, तो जो माइनर रहते हुए उसको जो शेयर मिल रहा था प्रॉफिट में, वही शेयर उसको मेजोरिटी अटेंड करने के बाद भी मिलता रहेगा। ही इज इंटाइटल्ड टू शेयर टू विच ही वाज इंटाइटल्ड एज अ माइनर, माइनर के तौर पे जितना वह प्रॉफिट शेयर ले पा रहा था उतना वह क्या करेगा, मेजोरिटी अटेंड करने के बाद इफ एज अ पार्टनर वह कंटिन्यू करेगा तब भी उसको मिलेगा। पार्टनर देन इज इंटाइटल्ड टू शो पार्टनर्स फॉर हिज शेयर ऑफ द प्रॉपर्टी और द प्रॉफिट्स। वह क्या कर सकता है, वह जब पार्टनरशिप फॉर्म में कंटिन्यू नहीं करेगा तो वह अपना प्रॉफिट और प्रॉपर्टी में अपना हिस्सा लेगा, पार्टनरशिप फॉर्म के प्रॉपर्टी और प्रॉफिट में अपना हिस्सा लेकर बाहर जाएगा। नहीं मिलने पर वह अदर्स पार्टनर्स के ऊपर केस फाइल करने का अधिकार भी उसके पास है। लाइबिलिटी ऑफ माइनर क्या होता है, माइनर्स की कुछ लाइबिलिटी भी होती है। ये सारे आप जो राइट है, राइट को आप ठीक से याद करोगे। लाइबिलिटी ऑफ माइनर, माइनर की कुछ लाइबिलिटी भी होती है बच्चों, माइनर्स की कुछ लाइबिलिटीज भी होती है। बिफोर अटेनिंग मेजोरिटी, मेजोरिटी अटेन करने से पहले, मेजोरिटी एज में आने से पहले माइनर्स की क्या क्या लाइबिलिटी होती है, मेजोरिटी अटेंड करने से पहले माइनर्स की क्या क्या लाइबिलिटी होती है। कन्फाइंड ओनली टू एक्सटेंट ऑफ हिज शेयर इन द प्रॉफिट एंड प्रॉपर्टी, कन्फाइंड ओनली टू द एक्सटेंट ऑफ हिज शेयर इन द प्रॉफिट एंड प्रॉपर्टी। वह पार्टनरशिप फॉर्म के प्रॉपर्टी और पार्टनरशिप फॉर्म के प्रॉफिट में से अपना सिर्फ शेयर वह क्या करेगा, कन्फाइन करेगा। और कैन नॉट बी डिक्लेयर्ड इंसॉल्वेंट, उसके पास लाइबिलिटी ये होती है बिफोर अटेनिंग द मेजोरिटी कि उसको पार्टनरशिप फॉर्म में उसको इंसॉल्वेंट डिक्लेयर नहीं किया जा सकता है। कैन नॉट बी डिक्लेयर्ड इंसॉल्वेंट बट इफ द फॉर्म इज डिक्लेयर्ड इंसॉल्वेंट हिज शेयर इन द फॉर्म वेस्ट इन द ऑफिशियल रिसीवर और असाइनी। अगर मान लो जिस पार्टनरशिप फॉर्म में पार्टनर्स माइनर इंक्लूड किया गया है, पार्टनरशिप फॉर्म के बेनिफिट के लिए जिस पार्टनरशिप फॉर्म में माइनर को इंक्लूड किया गया है, अगर वह पार्टनरशिप फॉर्म ही इंसॉल्वेंट डिक्लेयर हो जाएगा तो उसके जो पार्टनर्स है वे सभी लोग क्या होंगे, कैसे पार्टनरशिप फॉर्म कोई इंसॉल्वेंट डिक्लेयर होता है जब उसके पार्टनर्स इंसॉल्वेंट हो जाते हैं, लेकिन माइनर उसमें इंसॉल्वेंट डिक्लेयर नहीं होगा, माइनर उसमें इंसॉल्वेंट डिक्लेयर नहीं होगा और उसका जो शेयर है पार्टनरशिप फॉर्म के प्रॉपर्टी और प्रॉफिट में वह किसके हाथों में चला जाएगा, ऑफिशियल रिसीवर और असाइनी के हाथों में चला जाएगा। आफ्टर अटेनिंग मेजोरिटी उसकी क्या लाइबिलिटी होती है, आफ्टर अटेनिंग द मेजोरिटी, आफ्टर अटेनिंग द मेजोरिटी पार्टनर्स की क्या लाइबिलिटी होती है। आफ्टर अटेनिंग मेजोरिटी व्हेन ही ऑप्ट टू बिकम ए पार्टनर, व्हेन ही ऑप्ट टू बिकम ए पार्टनर, अगर वह ये ऑप्ट करेगा कि मैं इस पार्टनरशिप फॉर्म में एज अ पार्टनर कंटिन्यू करूंगा, ऑफ हिज ओन विलिंगनेस और बाय हिज फेलियर टू गिव द पब्लिक नोटिस विद इन स्पेसिफाइड टाइम पीरियड। अच्छा, कोई पार्टनर, ध्यान से सुनना, कोई पार्टनर मेजोरिटी अटेंड कर, कोई माइनर मेजोरिटी अटेंड करने के बाद कौन कौन से सिचुएशन में उस पार्टनरशिप फॉर्म में पार्टनर बन के रह जाएगा जिसमें वह माइनर के तौर पे इंक्लूड किया गया था। जब वह अपने विलिंगनेस उसकी खुद होगी कि मैं इस पार्टनरशिप फॉर्म में एज अ पार्टनर कंटिन्यू करूंगा, जब मैं इस पार्टनरशिप फॉर्म में एज अ पार्टनर कंटिन्यू करूंगा तब वह क्या करेगा, और यहां पर पार्टनर बन जाएगा। या फिर उसको 6 मंथ का जो टाइम पीरियड दिया गया है कि आपको पब्लिक नोटिस देना है, अगर आप पब्लिक नोटिस दोगे, मतलब अगर आपको पार्टनरशिप फॉर्म में कंटिन्यू नहीं करना है तब तो आप पब्लिक नोटिस दे दो कि मुझे इस पार्टनरशिप फॉर्म में कंटिन्यू नहीं करना है। लेकिन अगर आपने पब्लिक नोटिस नहीं दिया, तब आपको क्या करना होगा, पार्टनरशिप फॉर्म में कंटिन्यू करना पड़ेगा एज अ पार्टनर, क्योंकि जो टाइम पीरियड अलाउ किया गया विद इन 6 मंथ का, उस 6 मंथ में आपको पब्लिक नोटिस देना जरूरी है। और भाई अगर किसी पार्टनर को उसमें कंटिन्यू करना ही होगा तो पब्लिक नोटिस देकर के उसका खर्चा क्यों बढ़ाने जाएगा, कॉस्ट अपना, वो पब्लिक नोटिस नहीं देगा तब वो ऑटोमेटिकली क्या बन जाएगा, पार्टनर बन जाएगा। देन व्हेन ही ऑप्ट टू बिकम अ पार्टनर इन द पार्टनरशिप फॉर्म बाय हिज ओन विलिंगनेस और बाय हिज फेलियर टू गिव द पब्लिक नोटिस विद इन द स्पेसिफाइड टाइम पीरियड, पर्सनली लायबल टू थर्ड पार्टीज। अब वह क्या होगा, थर्ड पार्टीज के लिए पर्सनली लायबल होगा फॉर ऑल एक्ट ऑफ द फर्म डन सिंस ही वाज एडमिटेड टू द बेनिफिट ऑफ द पार्टनरशिप। वह क्या हो जाएगा, पर्सनली लायबल टू द थर्ड पार्टीज, पर्सनली लायबल टू द थर्ड पार्टीज फॉर ऑल एक्ट ऑफ द फर्म डन सिंस ही वाज एडमिटेड इन द पार्टनरशिप एज अ माइनर फॉर द बेनिफिट ऑफ द पार्टनरशिप। सो अब मेजोरिटी अटेंड करने के बाद अगर वह एज अ पार्टनर उस पार्टनरशिप फॉर्म में कंटिन्यू करेगा तो थर्ड पार्टी के टुवर्ड्स वह भी लायबल माना जाएगा, थर्ड पार्टी के टुवर्ड्स वह भी लायबल माना जाएगा। एंड व्हेन ही ऑप्ट नॉट टू बिकम अ पार्टनर,
और अगर वह ये चूज करता है कि मुझे इस पार्टनरशिप फॉर्म में एज अ पार्टनर कंटिन्यू नहीं करना है, अगर ये वह चूज करता है कि मुझे इस पार्टनरशिप फॉर्म में एज अ पार्टनर कंटिन्यू नहीं करना है, देन शैल नॉट बी लायबल फॉर एनी एक्ट ऑफ द फर्म डन आफ्टर द डेट ऑफ द नोटिस। नोटिस देने के बाद वाले डेट के बाद पार्टनरशिप फॉर्म के किसी भी एक्टिविटी के लिए वह पर्सन मतलब माइनर, वह और भी माइनर जो अब मेजर बन चुका है, वह उसके लिए किसी भी एक्टिविटी के लिए लायबल नहीं माना जाएगा। ड्यूटीज ऑफ द पार्टनर, पार्टनर्स की क्या क्या ड्यूटी होती है, क्या क्या ये भी मेरे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस में से एक रहेगा। ड्यूटीज ऑफ द पार्टनर्स, पार्टनर्स की ड्यूटी क्या क्या होती है, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस में से एक रहेगा बच्चों। बी रेडी विथ योर कॉपी। लास्ट में आपको लिखाऊंगा तो लास्ट में आपको टिक के रहना पड़ेगा, ठीक है, तब जाकर के आप लिख पाओगे, ओके, तभी जाकर के आप लोग लिख पाओगे। देखो यहाँ पर बच्चों, ड्यूटीज ऑफ अ पार्टनर, ड्यूटीज ऑफ अ पार्टनर, क्या क्या है पार्टनर की ड्यूटीज। ड्यूटीज ऑफ अ पार्टनर, एक्ट इन द गुड फेथ और बी जस्ट एंड फेथफुल इन हिज डीलिंग विथ अदर पार्टनर्स। पार्टनर्स की ड्यूटी क्या है, एक्ट इन द गुड फेथ, गुड फेथ में काम करेगा। ऑब्वियस सी बात है, जब गुड फेथ नहीं होगा पार्टनर्स का तो पार्टनरशिप फॉर्म चलने से रहा। पार्टनर्स को क्या करना पड़ेगा, गुड फेथ में वर्क करना होगा एंड टू बी द जस्ट एंड फेथफुल टुवर्ड्स द अदर पार्टनर इन द पार्टनरशिप फॉर्म। यूज हिज नॉलेज एंड स्किल, वह क्या करेगा पार्टनरशिप फॉर्म के बेनिफिट के लिए, पार्टनरशिप फॉर्म के वर्क के बिजनेस को डील करते वक्त वह क्या करेगा, यूज हिज बेस्ट नॉलेज एंड स्किल फॉर द बेनिफिट ऑफ द फॉर्म, फॉर्म के बेनिफिट के लिए अपना बेस्ट नॉलेज वह यूज करेगा। अदर्स पॉइंट क्या है, गिव फुल इंफॉर्मेशन ऑफ इंपॉर्टेंट मैटर्स टू द अदर पार्टनर इन द पार्टनरशिप फॉर्म। गिव फुल इंफॉर्मेशन ऑफ द इंपॉर्टेंट मैटर्स टू द अदर पार्टनर्स इन द पार्टनरशिप फॉर्म, पूरा इंफॉर्मेशन देगा। शुड मेक नो पर्सनल प्रॉफिट, कोई भी पार्टनर पार्टनरशिप फॉर्म में उसकी यह ड्यूटी होती है कि वह पार्टनरशिप फॉर्म के बेनिफिट के लिए काम करेगा, पार्टनरशिप फॉर्म के प्रॉफिटेबिलिटी के लिए काम करेगा, वह अपने पर्सनल बेनिफिट के लिए पार्टनरशिप फॉर्म में वर्क नहीं करेगा। शुड रेंडर ट्रू अकाउंट टू अदर पार्टनर्स, रेंडर मतलब होता है प्रोवाइड करना, वो ऑलवेज वह पार्टनर क्या करेगा, अपने अदर पार्टनर्स को ट्रू अकाउंट प्रोवाइड करेगा, एक्चुअल सही जानकारियां उसको देगा। टू इंडेमनीफाई फॉर लॉस कॉज्ड टू फॉर्म ड्यू टू हिज मिसकंडक्ट, अगर उसके मिसकंडक्ट की वजह से पार्टनरशिप फॉर्म को कोई लॉस हुआ तो उस लॉस को वह मेकअप भी करेगा, पर्सनली वह लॉस को मेकअप करेगा। दिस ड्यूटी कैन नॉट बी एक्सक्लूडेड फ्रॉम एनी एग्रीमेंट, किसी भी एग्रीमेंट से इस ड्यूटी को एक्सक्लूड नहीं किया जा सकता है। भाई आप मिसकंडक्ट करोगे, आपने पढ़ाई करोगे तो आप ही भरोगे, आपने स्टडी करोगे ठीक से तो आप ही भरोगे। तो अगर कोई पार्टनर्स क्या करता है, मिसकंडक्ट करता है और उसके मिसकंडक्ट की वजह से पार्टनरशिप फॉर्म को अगर लॉसेस का सामना करना पड़ता है तो वही उस लॉस को इंडेमनीफाई करता है, मतलब लॉस को बियर करता है। टू अटेन डिलिजेंटली मतलब केयरफुली, टू अटेंड केयरफुली टू द अफेयर्स ऑफ द फॉर्म, पार्टनरशिप फॉर्म के बिजनेस से रिलेटेड जो भी मैटर्स है उसको वह केयरफुली हैंडल करेगा। एंड इफ एनी लॉस कॉज्ड टू द फॉर्म बाय विलफुल नेग्लेक्ट ऑफ द पार्टनर, अगर पार्टनर के विलफुल नेग्लिजेंसी की वजह से, अगर किसी पार्टनर के विलफुल नेग्लिजेंसी की वजह से पार्टनरशिप फॉर्म को अगर लॉसेस होते हैं, देन ही शुड कॉम्पनसेट द फॉर्म फॉर दैट लॉसेस, तब वह उस लॉसेस के लिए पार्टनरशिप फॉर्म को कॉम्पनसेट भी करेगा, उस लॉसेस के लिए वो पार्टनरशिप फॉर्म को कॉम्पनसेट भी करेगा। नेक्स्ट उसकी ड्यूटी क्या है, टू अकाउंट फॉर पर्सनल प्रॉफिट अर्नड बाय यूजिंग फर्म्स प्रॉपर्टी इंक्लूडिंग गुडविल, अगर कोई पार्टनर पार्टनरशिप फर्म का कोई प्रॉपर्टी को यूज करके या पार्टनरशिप फर्म के गुडविल का इस्तेमाल करके अगर कोई पर्सनल प्रॉफिट किया है, साइड में कुछ प्रॉफिट कर लिया अगर, तो वह सारा हिस्सा पार्टनरशिप फर्म के बुक ऑफ अकाउंट्स में उसको इंक्लूड करवाना पड़ेगा। मतलब वह कोई भी पर्सनल पार्टनरशिप फर्म की किसी भी प्रॉपर्टी को यूज करके, पार्टनरशिप फर्म का गुडविल को यूज करके, पार्टनरशिप फर्म का नाम को यूज करके अगर किसी तरह का वो पर्सनल प्रॉफिट करता है, देन ही इज रिक्वायर्ड टू अकाउंट फॉर द ऑल बेनिफिट टू द पार्टनरशिप फर्म, वो पार्टनरशिप फर्म को सारा ही बेनिफिट उसको पार्टनरशिप फर्म के अकाउंट में शामिल करना पड़ेगा उसको। फिर टू यूज प्रॉपर्टी ऑफ द फर्म ओनली फॉर द फर्म्स बिजनेस, वह पार्टनरशिप फर्म के प्रॉपर्टी को सिर्फ पार्टनरशिप फर्म के बिजनेस के लिए ही यूज करेगा, पार्टनरशिप फर्म के बिजनेस के डीलिंग के लिए ही यूज करेगा। टू एक्ट विद इन हिज ऑथोरिटी, जो उसके पास ऑथोरिटी अवेलेबल है पार्टनर्स लोगों के एग्रीमेंट से, वही ऑथोरिटी में रह करके वह काम करेगा, उसी ऑथोरिटी में वह काम करेगा। मस्ट रिटर्न द प्रॉफिट अर्नड बाय कैरिंग ऑन कंपीटिंग बिजनेस ऑफ द फर्म, मस्ट रिटर्न द, अगर पार्टनरशिप फर्म से
अगर पार्टनरशिप फर्म से कंपीटिंग बिजनेस करते हुए, अगर पार्टनरशिप फर्म में वह पार्टनर भी है और पार्टनरशिप फर्म के साइड बाय साइड वह अपना एक कंपीटिंग बिजनेस भी कर रहा है, पार्टनरशिप फर्म में वह पार्टनर भी है और एज वेल एज वह पार्टनरशिप फर्म में रहते हुए वह पार्टनरशिप फर्म का ही कंपीटिंग बिजनेस, मतलब जो पार्टनरशिप फर्म का बिजनेस है वही बिजनेस वह खुद भी कैरी ऑन कर रहा है और वह उससे प्रॉफिट ले रहा है, तो वह सारी प्रॉफिट जो उससे डिराइव करेगा वह पार्टनरशिप फर्म को उसे रिटर्न करना पड़ेगा। बात समझ में आ रही है ना? शुड नॉट ट्रांसफर इज राइट और इंटरेस्ट टू एनी आउटसाइडर, उसका जो पार्टनरशिप फॉर्म में राइट और इंटरेस्ट है विदाउट द कंसेंट ऑफ द ऑल अदर पार्टनर इन द पार्टनरशिप फॉर्म, ऑल अदर पार्टनर्स के विदाउट कंसेंट से, ऑल अदर पार्टनर के विदाउट कंसेंट से वो अदर पार्टनर्स लोगों को किसी भी तरह का राइट और इंटरेस्ट वह ट्रांसफर नहीं कर, अदर पार्टनर सॉरी आउटसाइडर को वह राइट और इंटरेस्ट ट्रांसफर नहीं करेगा। ही कैन ट्रांसफर इज शेयर ऑफ प्रॉफिट टू द सब पार्टनर ओनली, अपना शेयर ऑफ प्रॉफिट सब पार्टनर को सिर्फ ट्रांसफर कर सकता है। ओके बच्चों, इसके बाद है ऑथोरिटी ऑफ अ पार्टनर। इसके बाद हमारी अगली पॉइंट क्या बच्चों? ऑथोरिटी ऑफ अ पार्टनर। और नेक्स्ट पॉइंट इज द ऑथोरिटी ऑफ द पार्टनर। हमारी अगली पॉइंट क्या? ऑथोरिटी ऑफ द पार्टनर। एक्सप्रेस ऑथोरिटी इफ गिवन एक्सप्रेसली बाय एन एग्रीमेंट, अगर एग्रीमेंट के थ्रू एक्सप्रेस ऑथोरिटी दिया गया तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं? इट इज एक्सप्रेसली गिवन बाय द एग्रीमेंट ऑफ द पार्टनर्स। इंप्लाइड ऑथोरिटी क्या होता है? इफ अंडरस्टूड बाय द कंडक्ट और डीलिंग बिटवीन द पार्टनर्स, पार्टनर्स के डीलिंग और कंडक्ट से अगर समझा जाता है कोई ऑथोरिटी तब उसको इंप्लाइड ऑथोरिटी बोलते हैं। ऑल द एक्ट ऑफ द पार्टनर डन टू कैरी ऑन द बिजनेस ऑफ द फर्म, इंप्लाइड ऑथोरिटी होता है। ऑल द एक्ट ऑफ अ पार्टनर, पार्टनर अगर कोई भी ऐसा एक्ट करता है जो पार्टनरशिप फर्म के बिजनेस को कैरी ऑन करने के लिए होता है, पार्टनर्स अगर कोई भी ऐसा एक्टिविटी करता है जो पार्टनरशिप फर्म के बिजनेस को कैरी ऑन करने के लिए होता है तो इसको हम लोग इंप्लाइड ऑथोरिटी का ही नाम देते हैं। एक्सटेंशन ऑफ इंप्लाइड ऑथोरिटी ऑफ द पार्टनर नोटिस टू थर्ड पार्टी नॉट रिक्वायर्ड, अगर इंप्लाइड ऑथोरिटी ऑफ द पार्टनर एक्सटेंड करेगा तो नोटिस टू थर्ड पार्टी इज नॉट रिक्वायर्ड, ऐसे समय में नोटिस थर्ड पार्टी को देना कोई जरूरी नहीं है। और रिस्ट्रिक्शंस ऑफ द इंप्लाइड ऑथोरिटी ऑफ द पार्टनर, रिस्ट्रिक्शंस ऑफ द इंप्लाइड ऑथोरिटी ऑफ द पार्टनर वैलिड ओनली इफ थर्ड पार्टी नोज अबाउट रिस्ट्रिक्शंस और डज नॉट नो दैट ही इज डीलिंग विद द रिस्ट्रिक्टेड पर्सन। रिस्ट्रिक्शन ऑफ द इंप्लाइड ऑथोरिटी ऑफ पार्टनर, implied authority of the partner valid only if third party knows about restrictions, third party knows about restrictions, और ये तभी वैलिड होगा restrictions of the implied authority of partner, पार्टनर का implied authority restricted तभी होगा जब थर्ड पार्टी को इस ऑथोरिटी के बारे में, implied authority के बारे में जानकारी होगा और does not know that he is dealing with the restricted person, और वह नहीं जानता होगा कि ये रिस्ट्रिक्टेड पर्सन के साथ डील कर रहा है, तब यह रिस्ट्रिक्शंस होगा इंप्लाइड ऑथोरिटी का। म्यूचुअल राइट ऑफ द पार्टनर्स, पार्टनर्स की म्यूचुअल राइट क्या होती है? पार्टनरशिप फॉर्म में पार्टनर्स की म्यूचुअल राइट क्या होती है? राइट टू टेक पार्ट इन द कंडक्ट ऑफ द बिजनेस, बिजनेस में के कंडक्ट में एक्टिवली पार्टिसिपेट करना, राइट टू बी कंसल्टेड और एक्सप्रेस ओपिनियन, right to assess the book of accounts, right to get the remunerations, right to share the profits if profit sharing ratio, if no profit sharing ratio then equally partners लोग अपने profit को share करेंगे, right to take the interest on the capital of the capital given to the partnership firm, और payable only till dissolution, payable out of profit only, सिर्फ profit में से ही payable होगा, और interest on advances if any partner give the advance to the partnership firm beyond his capital, beyond his or her capital, अगर कोई पार्टनरशिप फर्म को अपने कैपिटल के बियॉन्ड अगर एडवांस देता है, मतलब लोन देता है पार्टनरशिप फर्म को, देन ही हैव द राइट टू टेक द इंटरेस्ट एट द रेट ऑफ 6% पर एनम टिल द डेट ऑफ पेमेंट, और पेबल ओनली इफ पेबल इवन इफ नो प्रॉफिट, और अगर पार्टनरशिप फर्म को प्रॉफिट नहीं भी होगा तब भी उसको अपने दिए गए एडवांस अमाउंट के ऊपर इंटरेस्ट मिलेगा, क्योंकि ऐसे समय में जब वो एडवांस देता है तब ऐसे सिचुएशन में उसको आउटसाइडर ट्रीट किया जाता है, उसको आउटसाइडर ट्रीट किया जाता है। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है राइट टू बी इंडेमनीफाइड फॉर पेमेंट और एक्सपेंसेस इनकर्ड, फॉर पेमेंट और एक्सपेंसेस राइट टू बी इंडेमनीफाइड। अगर कोई पार्टनर पार्टनरशिप फर्म के प्रॉपर्टी को प्रोटेक्ट करने के लिए और पार्टनरशिप फर्म को किसी इमरजेंसी सिचुएशन में लॉसेस से बचाने के लिए अगर कोई पार्टनर अपना खुद का एक्सपेंसेस करता है तो वह सारा एक्सपेंसेस का पेमेंट लेने का अधिकार उसके पास है। फॉर पेमेंट और एक्सपेंसेस, मान लो पार्टनरशिप फर्म के प्रॉपर्टी को प्रोटेक्ट करने के लिए वो अपना पर्सनल एक्सपेंसेस करता है तो वह एक्सपेंसेस पर्सनली उसको बियर किया जाएगा, ठीक है। राइट टू बी इंडेमनीफाइड फॉर पेमेंट और एक्सपेंसेस इनकर्ड
to protect property of the firm from a loss in any emergency for the partnership firm. For any emergency for the partnership firm. पार्टनरशिप फर्म के किसी इमरजेंसी में उसको लॉस से या उसके प्रॉपर्टी को प्रोटेक्ट करने के लिए अगर कोई एक्सपेंसेस वह किया है तो वह सारे एक्सपेंसेस को उसको दिए जाने का, पेमेंट किए जाने का अधिकार उसके पास है. राइट टू स्टॉप एडमिशन ऑफ अ न्यू पार्टनर. एक पार्टनर को दूसरे किसी पार्टनर्स का पार्टनरशिप फर्म में एडमिशन दिलाने से रोकने का भी अधिकार है. राइट टू रिटायर. पार्टनरशिप फर्म से रिटायरमेंट होने का भी अधिकार है. राइट नॉट टू बी एक्सपेल्ड. नो पार्टनर कैन बी एक्सपेल्ड. राइट नॉट टू बी एक्सपेल्ड फ्रॉम द पार्टनरशिप फर्म. एक्सपेल्ड नहीं होने का भी उसके पास अधिकार है. नो पार्टनर कैन बी एक्सपेल्ड फ्रॉम द फर्म बाय अदर पार्टनर. नो पार्टनर कैन बी एक्सपेल्ड फ्रॉम द फर्म बाय द अदर पार्टनर और इवन बाय मेजोरिटी. अदर पार्टनर या फिर मेजोरिटी ऑफ द पार्टनर उसको नहीं निकाल सकता जब तक कि देयर इज एन एग्रीमेंट और एक्सरसाइज्ड इन गुड फेथ फॉर द बेनिफिट ऑफ द फर्म. अगर एग्रीमेंट इस तरह का है तभी उसको एक्सपेल्ड किया जा सकता है. राइट ऑफ द आउटगोइंग पार्टनर टू कैरी ऑन कंपीटिंग बिजनेस. राइट ऑफ आउटगोइंग पार्टनर टू कैरी ऑन कंपीटिंग बिजनेस. कंपीटिंग बिजनेस, ये देखिए बच्चों, outgoing partner may carry on competing business or advertise such business but he cannot use. जो आउटगोइंग पार्टनर है वह पार्टनरशिप फर्म से बाहर निकलने के बाद उससे कंपीटिंग बिजनेस कर सकता है, उसको एडवर्टाइज भी कर सकता है, लेकिन वह पार्टनरशिप फर्म का नाम नहीं यूज कर सकता है. ही कैन नॉट यूज द फर्म नेम और रिप्रेजेंट हिमसेल्फ एज कैरिंग बिजनेस ऑफ द फर्म. वह खुद को पार्टनरशिप फर्म का बिजनेस कैरी ऑन करने के लिए रिप्रेजेंट नहीं कर सकता है कि अभी भी किसी थर्ड पार्टीज को बोलेगा कि मैं अभी भी तो उस पार्टनरशिप फर्म में पार्टनर हूं और ऐसा बोल करके वह बिजनेस करेगा. ही कैन सोलिसिट द कस्टमर्स ऑफ द फर्म्स. ही कैन नॉट सोलिसिट. वह जो पार्टनरशिप फर्म के रेगुलर कस्टमर्स है उनको वह बहका नहीं सकता है. समझ में आ रहा है ना. तो यहाँ पे उसके ये सारे अधिकार नहीं है. राइट ऑफ आउटगोइंग पार्टनर टू शेयर सब्सिक्वेंट प्रॉफिट. सब्सिक्वेंट प्रॉफिट. Right of the outgoing partner to share the subsequent profit if after settlement of account of the outgoing partner retiring partner होता है या फिर died partner होता है. if after settlement of the account of the outgoing partner there is an unpaid amount. जैसे रिटायरमेंट के केस में आप क्या देखते हो, जो रिटायरिंग पार्टनर होता है उसका कुछ अमाउंट कंटिन्यूइंग पार्टनर लोग पे कर देते हैं और बाकी अमाउंट वे लोग पे नहीं कर पाते हैं. अकाउंट्स में ऐसा आप लोग रेगुलर पढ़ते रहते हो. तो जो अमाउंट उसको पेड नहीं किया गया है, जो अमाउंट उसको पेड नहीं किया गया, उस अमाउंट के ऊपर उसको इंटरेस्ट लेने का अधिकार है. देयर इज एनी अनपेड अमाउंट देन ही इज इंटाइटल्ड टू शेयर द सब्सिक्वेंट प्रॉफिट. सब्सिक्वेंट प्रॉफिट को शेयर करने का उसके पास अधिकार है. शेयर इन सब्सिक्वेंट प्रॉफिट मीन्स प्रोपोर्शनेट प्रॉफिट और इंटरेस्ट. प्रोपोर्शनेट प्रॉफिट भी शेयर कर सकता है या तो फिर इंटरेस्ट एट द रेट ऑफ 6% पर एनम ले सकता है, या फिर जो रेट ऑफ इंटरेस्ट उनके बीच डील होगा, एग्रीमेंट होगा, उस रेट ऑफ इंटरेस्ट को रिसीव करने का अधिकार उसके पास है. राइट टू डिसॉल्व द फर्म. पार्टनरशिप एट विल फर्म में कोई भी पार्टनर बाय एनी पार्टनर, अगर पार्टनरशिप एट विल वाला फॉर्म होगा तो एनी पार्टनर कैन डिसॉल्व द पार्टनरशिप फॉर्म बाय गिविंग द नोटिस इन राइटिंग टू द अदर पार्टनर्स. टू द ऑल अदर पार्टनर्स को राइटिंग में नोटिस दे करके वह क्या कर सकता है, पार्टनरशिप फॉर्म को डिसॉल्व कर सकता है. अगर वह पार्टनरशिप फॉर्म एट विल वाला पार्टनरशिप फॉर्म होगा तो ऐसा हो सकता है, पॉसिबल है बच्चों. राइट ऑफ सब पार्टनर. सब पार्टनर के क्या क्या अधिकार है. राइट ऑफ सब पार्टनर. सब पार्टनर के क्या क्या अधिकार हैं. राइट ऑफ सब पार्टनर. कंटिन्यूएंस ऑफ द पार्टनरशिप. कंटिन्यूएंस ऑफ द पार्टनरशिप टू रिसीव शेयर ऑफ द प्रॉफिट ऑफ ट्रांसफरिंग पार्टनर. ट्रांसफरिंग पार्टनर्स के प्रॉफिट के शेयर को रिसीव करने का अधिकार है. और कैन नॉट इंटरफेयर. जो सब पार्टनर होगा ना वह पार्टनरशिप फर्म के बिजनेस के कंडक्ट में इंटरफेयर नहीं करेगा, अकाउंट्स नहीं मांगेगा, इंस्पेक्ट ऑफ द बुक में वह इंटरफेयर नहीं कर सकता है. वह सिर्फ क्या कर सकता है, जो सब पार्टनर होगा. सब पार्टनर कौन होता है, किसी पार्टनर का प्रॉफिट लेने का अधिकार उसको सिर्फ है. वह पार्टनर का पार्टनर होता है, उसको सब पार्टनर बोलते हैं. तो वह सिर्फ ट्रांसफरिंग पार्टनर के प्रॉफिट को शेयर करके वह रिसीव कर सकता है, लेकिन पार्टनरशिप फर्म के रेगुलर कंडक्ट ऑफ द बिजनेस में वह पार्टिसिपेट नहीं कर सकता, इंटरफेयर नहीं कर सकता, बुक ऑफ अकाउंट्स नहीं मांग सकता, उसको इंस्पेक्ट नहीं कर सकता है. ठीक है. आफ्टर डिसोल्यूशन ऑफ द फर्म, रिटायरमेंट ऑफ ट्रांसफरिंग पार्टनर. और आफ्टर द डिसोल्यूशन ऑफ द फर्म, और रिटायरमेंट ऑफ द ट्रांसफरिंग पार्टनर्स.
पार्टनरशिप फॉर्म के डिसोल्यूशन के बाद या फिर ट्रांसफरिंग पार्टनर के मतलब जिसका वो प्रॉफिट शेयर अब तक ले रहा था उसके रिटायरमेंट के बाद क्या होगा? टू रिसीव द शेयर ऑफ एसेट्स ऑफ द फॉर्म, वह क्या करेगा? टू रिसीव द शेयर ऑफ एसेट्स ऑफ द फॉर्म टू विच द ट्रांसफरिंग पार्टनर्स वाज इंटाइटल्ड। ट्रांसफरिंग पार्टनर्स पार्टनरशिप फॉर्म के जो एसेट्स में शेयर के लिए इंटाइटल्ड था, जो उसका ट्रांसफरिंग पार्टनर था जिसने उसको अपना शेयर ट्रांसफर किया था, जिस पार्टनर ने उसको अपना शेयर ट्रांसफर किया था, उसका जो पार्टनरशिप फॉर्म के एसेट्स में शेयर होगा वह एसेट्स के शेयर को लेने का अधिकार सब पार्टनर के पास होगा। और इंटाइटल्ड टू अकाउंट फ्रॉम द डेट ऑफ डिसोल्यूशन टू असर्टेन हिज शेयर, वो अपना शेयर कितना उसका शेयर बनता है पार्टनरशिप फॉर्म में, इस बात को जानकारी लेने के लिए वह क्या कर सकता है? आफ्टर द डिसोल्यूशन ऑफ द पार्टनरशिप फॉर्म वह अकाउंट्स को लेने का, अकाउंट्स को मांगने का उसके पास अधिकार है, अकाउंट्स को मांगने का उसके पास अधिकार है। इसके बाद बच्चों हम लोगों का सेक्शन नंबर 31 है इंट्रोडक्शन ऑफ द न्यू पार्टनर। इंट्रोडक्शन ऑफ द न्यू पार्टनर हम लोगों का सेक्शन नंबर 31 पे अभी हम लोग आ गए। इंट्रोडक्शन ऑफ द न्यू पार्टनर। लाइबिलिटी ऑफ द न्यू पार्टनर कमेंसेस फ्रॉम द डेट ऑफ एडमिशंस। कोई न्यू पार्टनर अगर पार्टनरशिप फॉर्म में एडमिशन लेता है तो उसकी लाइबिलिटी कब से बिगिन होती है? जब एडमिशन लेता है उस दिन से उसकी लाइबिलिटी बिगिन होगी ना, पहले से उसकी लाइबिलिटी तय हो जाती है। लाइबिलिटी ऑफ द न्यू पार्टनर कमेंसेस फ्रॉम द डेट ऑफ द एडमिशंस। जिस दिन वो एडमिशन लेगा उस दिन से उसकी लाइबिलिटी बिगिन होगी। इफ न्यू पार्टनर एग्रीज टू शेयर द ओल्ड डेप्ट ऑफ द फॉर्म्स, अगर नया पार्टनर पार्टनरशिप फॉर्म में आता है और वो ओल्ड डेप्ट ऑफ द फॉर्म को शेयर करने के लिए भी एग्रीड होता है, देन कंसेंट ऑफ क्रेडिटर मस्ट बी टेकन, तब क्रेडिटर का कंसेंट लेना जरूरी होता है, तब क्रेडिटर का कंसेंट लेना जरूरी होता है। इफ द न्यू पार्टनर एग्रीज टू शेयर, इफ द न्यू पार्टनर एग्रीज टू शेयर द ओल्ड डेप्ट ऑफ द फॉर्म, अगर कोई न्यू पार्टनर पार्टनरशिप फॉर्म में आकर के और उस पार्टनरशिप फॉर्म के ओल्ड डेप्ट को पे करने के लिए एग्रीड है, देन ऐसे सिचुएशन में क्रेडिटर्स जिसको लोन का पेमेंट करना है, जिसका पेमेंट करना है, उसका कंसेंट लेना जरूरी है। This section does not apply to partnership of the two partners. This section does not apply to partnership of the two partner. This section does not apply to the partnership of two partners which is automatically dissolved by death of the one of the partners. Thus new partner cannot be admitted. बच्चों देखो ये क्या बोल रहा है कि ये सेक्शन नंबर 31 है ना, वैसे पार्टनरशिप फॉर्म में अप्लाई नहीं होगा जहां पर दो ही पार्टनर है और उसमें से एक पार्टनर्स की डेथ हो जाती है तो दूसरे पार्टनर्स तब दूसरा पार्टनर रह ही नहीं जाता है, तब तो वो अकेले बन जाता है। Thus new partner cannot be admitted in these situations. This section does not apply to the partnership of the two partners. दो पार्टनर्स वाले पार्टनरशिप में ये सेक्शन अप्लाई नहीं होगा, which is automatically dissolved, जो कि वह पार्टनरशिप हम एक पार्टनर्स का डेथ होने से ऑटोमेटिकली डिसॉल्व कर जाता है। Thus new partner cannot be admitted in this situation. In this situation न्यू पार्टनर को एडमिट नहीं किया जाएगा। फिर रिटायरमेंट ऑफ द पार्टनर सेक्शन नंबर 32। रिटायरमेंट ऑफ द पार्टनर सेक्शन नंबर 32। एनी पार्टनर में रिटायर विथ 100% कंसेंट वाई वर्च्यू ऑफ द एक्सप्रेस एग्रीमेंट बिटवीन द पार्टनर्स। पार्टनर्स के बीच जो एक्सप्रेस एग्रीमेंट है उस एक्सप्रेस एग्रीमेंट के थ्रू 100% कंसेंट के साथ, बाकी पार्टनर्स के 100% कंसेंट के साथ पार्टनरशिप फॉर्म से रिटायर कर सकता है। और फिर कैसे रिटायर कर सकता है? पार्टनरशिप एट विल वाली अगर पार्टनर होगी तो बाय गिविंग नोटिस इन राइटिंग टू द ऑल अदर पार्टनर को नोटिस पकड़ाएगा और नोटिस पकड़वा करके तुरंत ही पार्टनरशिप फॉर्म से वह क्या करेगा? अपने आप को निकाल लेगा। रिटायरिंग पार्टनर रिमेन्स लायबल टिल पब्लिक नोटिस इज गिवन। रिटायरिंग पार्टनर कब तक लायबल होता है? रिटायरिंग पार्टनर तब तक लायबल होता है, पार्टनरशिप फॉर्म से रिटायरमेंट के बाद भी रिटायरिंग पार्टनर तब तक लायबल होता है जब तक कि वह पब्लिक नोटिस नहीं दे देता है, अपने रिटायरमेंट के बारे में जब तक वह पब्लिक नोटिस नहीं देगा तब तक वह भी लायबल माना जाएगा। नोटिस में भी गिवन बाय द रिटायरिंग पार्टनर और एनी अदर पार्टनर ऑफ द फर्म। रिटायरिंग पार्टनर भी नोटिस दे सकता है और पार्टनरशिप फर्म के दूसरे पार्टनर भी नोटिस दे सकते हैं। लायबल फॉर ऑल एक्ट ऑफ द फर्म डन बिफोर हिज रिटायरमेंट इवन आफ्टर रिटायरमेंट। रिटायरमेंट के बाद भी अपने रिटायरमेंट से किए गए एक्ट के लिए जो रिटायरिंग पार्टनर है वह लायबल माना जाएगा। Retired partner will not be liable to any third party if the latter deals with the firm without knowing that the former was partner. मतलब थर्ड पार्टी को ये पता नहीं कि जो रिटायर किया हुआ उसमें पार्टनर भी था, तब वो लायबल नहीं माना जाएगा। देखो बच्चों यहाँ पे इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो अभी आप पढ़ने जा रहे हो, राइट ऑफ आउटगोइंग पार्टनर्स। इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पर क्या है? राइट ऑफ आउटगोइंग पार्टनर्स।
राइट ऑफ आउटगोइंग पार्टनर्स देखो क्या है बच्चों, राइट ऑफ आउटगोइंग पार्टनर्स, राइट ऑफ आउटगोइंग पार्टनर्स देखिए क्या है यहां पर, राइट ऑफ आउटगोइंग पार्टनर्स, कंपीटिंग बिजनेस, competing business may carry on business competing with that of the firm and advertise such business but cannot solicit the customers। वह क्या कर सकता है, आउटगोइंग पार्टनर्स के क्या क्या अधिकार होते हैं, आउटगोइंग पार्टनर्स पार्टनरशिप फर्म से compete करता हुआ बिजनेस कर सकता है, उसको एडवर्टाइज भी कर सकता है, लेकिन वह कस्टमर्स को सोलिसिट नहीं कर सकता है। और कैन नॉट यूज फर्म नेम, फॉर्म का नाम वह यूज नहीं कर सकता है, ना ही खुद को वह क्या रिप्रेजेंट नहीं कर सकता है, कैन नॉट रिप्रेजेंट हिमसेल्फ एज कैरिंग ऑन फर्म्स बिजनेस और सोलिसिट कस्टमर ऑफ द फर्म ही हैज लेफ्ट, सोलिसिट कस्टमर ऑफ द फर्म ही हैज लेफ्ट। वह ये कस्टमर्स को ये नहीं बोल सकता है कि मैं इस पार्टनरशिप फर्म में लेफ्ट कर चुका हूं, आप हमारे पास आ जाओ, और फिर ये भी नहीं कर सकता है वह कि पार्टनरशिप फर्म को में अपने आप को रिप्रेजेंट करेगा कि मैं अभी भी उस पार्टनरशिप फर्म में पार्टनर हूं। एग्रीमेंट टू नॉट कैरी कंपीटिंग बिजनेस, एग्रीमेंट टू नॉट कैरी कंपीटिंग बिजनेस, एग्रीमेंट टू नॉट कैरी कंपीटिंग बिजनेस। दूसरा अधिकार उसके पास क्या है, मे एग्री विथ अदर पार्टनर्स दैट ही विल नॉट कैरी, वह दूसरे जो पार्टनर्स है पार्टनरशिप फर्म में जिसमें वह पार्टनर था, उस पार्टनरशिप फर्म से निकलते वक्त वह क्या करेगा, दूसरे पार्टनर लोगों के साथ वह एग्रीमेंट भी ये करके निकल सकता है कि मैं पार्टनरशिप फर्म से कंपीट करता हुआ बिजनेस नहीं करूंगा, ऐसा वह एग्रीमेंट चाहे तो करके निकल सकता है, एग्रीमेंट का भी अधिकार उसके पास है। may agree with other partners that he will not carry on the similar business of the firm within a specified period or a specified local limit। स्पेसिफाइड लोकल लिमिट में मतलब एक स्पेसिफाइड एरिया में और स्पेसिफाइड टाइम पीरियड तक मैं फर्म से compete करता हुआ बिजनेस कैरी ऑन नहीं करूंगा, ऐसा वह कर सकता है। अच्छा, सेम रूल्स अप्लाइज टू द एग्रीमेंट इन्वॉल्विंग सेल ऑफ द फर्म्स गुडविल, सेम रूल अप्लाई होगा इन केस ऑफ द एग्रीमेंट इन्वॉल्विंग सेल ऑफ द फर्म्स गुडविल के केस में। राइट टू रिसीव शेयर इन द फर्म्स प्रॉपर्टी, right to receive share in the firm's property or assets should be valued at the fair value on the date of retirement and not at their book value appearing in the book of accounts of the firms। fair value पे appear होगा on the date of retirement। इंटरेस्ट ऑन अनसेटल्ड बैलेंस, अगर कोई रिटायरिंग पार्टनर है उसका अमाउंट अभी भी सेटलमेंट नहीं हुआ है कि उसका मतलब जो भी उसका बुक ऑफ अकाउंट्स क्लियर करते वक्त उसका मान लो 1 लाख रुपया हिसाब निकला, तो पूरा पैसा अगर उसका अभी भी सेटल नहीं किया गया बाय द कंटिन्यूइंग पार्टनर इन द पार्टनरशिप फर्म, देन ऐसे सिचुएशन में वो क्या करेगा, ही हैज द राइट टू टेक द बेनिफिट फ्रॉम द पार्टनरशिप फर्म if continuing partner carry on business with the firm's property without any final settlement। अभी भी फर्म्स का प्रॉपर्टी का यूज करके बिना कोई फाइनल सेटलमेंट किए अभी भी जो कंटिन्यूइंग पार्टनर से पार्टनरशिप फर्म में बिजनेस को कैरी ऑन कर रहे हैं, देन ही इज इंटाइटल्ड टू क्लेम हिज शेयर ऑफ प्रॉफिट मेड बाय द फर्म्स प्रोपोर्शनेट, देन ही इज इंटाइटल्ड टू क्लेम हिज शेयर फ्रॉम प्रॉफिट, शेयर फ्रॉम प्रॉफिट मेड बाय द फर्म्स प्रोपोर्शनेट यूज ऑफ हिज कैपिटल, जो उसका कैपिटल का प्रोपोर्शनेटली यूज किया जा रहा है पार्टनरशिप फर्म के बिजनेस को कैरी ऑन करने के लिए और अभी भी उसका अकाउंट सेटल नहीं किया गया, तो अपना हिस्सा प्रॉफिट का मांग सकता है, अपने कैपिटल के प्रोपोर्शन में प्रॉफिट का हिस्सा वह मांग सकता है, अपने कैपिटल के प्रोपोर्शन में वह प्रॉफिट का हिस्सा मांग सकता है। और अल्टरनेटिवली या फिर वह बोलेगा कि ठीक है हमें प्रॉफिट का हिस्सा नहीं चाहिए, हमारा जितना अमाउंट है उसके ऊपर 6% पर एनम के रेट से हमें इंटरेस्ट दे दो। और अगर मान लो पहले से निकलने से पहले वो एग्रीमेंट करके निकला कि मुझे 10% के रेट से इंटरेस्ट चाहिए, तब तो 10% के रेट से लेगा, अगर एग्रीमेंट कोई नहीं किया तो 6% के रेट से लेगा। ओके, आउटगोइंग पार्टनर विल नॉट बी एंटाइटल्ड टू एनी फर्दर शेयर ऑफ प्रॉफिट इफ हिज इंटरेस्ट इज परचेजिंग बाय सर्वाइविंग और कंटिन्यूइंग पार्टनर्स। अगर ये लोग खरीद लिए हैं उसके शेयर को पैसा देकर के अलग से, तब तो उसे कोई भी तरह का अधिकार नहीं है प्रॉफिट मांगने का। एक्सपल्सन ऑफ अ पार्टनर, एक्सपल्सन ऑफ अ पार्टनर, किसी पार्टनर की एक्सपल्सन कैसे होती है? एक्सपल्सन ऑफ अ पार्टनर, सेक्शन 33, एक्सपल्सन बाय मेजोरिटी एग्रीमेंट बिटवीन द पार्टनर्स, मेजोरिटी एग्रीमेंट बिटवीन द पार्टनर्स, एक्सपल्सन इन गुड फेथ। If a partner is otherwise expelled, the expulsion is null or void। Expulsion by majority हो सकता है, majority agreement between the partners expulsion हो सकता है, और गुड फेथ में एक्सपल्सन हो सकता है। इफ अ पार्टनर इज अदरवाइज एक्सपेल्ड, इसके अलावा अगर कोई पार्टनर को एक्सपेल्ड किया जाता है तो ऐसे एक्सपल्सन को नल और वॉइड एक्सपल्सन समझा जाता है।
और एक्सपल्सन ऑफ द पार्टनर डज नॉट नेसेसरली रिजल्ट इन द डिसोल्यूशन ऑफ द फर्म। अगर किसी पार्टनरशिप फर्म में से किसी पार्टनर का एक्सपल्सन किया जाता है तो एक्सपल्सन मतलब निकाल दिया जाना रे बाबा, तो एक्सपल्सन किया जाता है तो एक्सपल्सन का मतलब ये नहीं हुआ कि उस पार्टनरशिप फर्म का डिसोल्यूशन हो गया, ठीक है। इंसॉल्वेंसी ऑफ अ पार्टनर सेक्शन नंबर 34, इंसॉल्वेंसी मीनिंग ऑफ एक्सपल्सन, एक्सपल्सन का मतलब हुआ पार्टनरशिप फर्म से निकाल दिया जाना। पार्टनरशिप फर्म में अगर उसको कई सारे चीज़ों में गलत पकड़ा जा रहा है तो मेजोरिटी ऑफ पार्टनर्स मिल करके एग्रीमेंट करके उसको निकाल सकते हैं, उसके साथ एग्रीमेंट करके उसको बोलेंगे भाई तुम ये गलती की हो, तुम बोलो कि क्यों नहीं निकाला जाए तुमको, उसको नोटिस देके क्यों नहीं निकाला जाए तुमको, अब चुप रहेगा तो निकाला ही जाएगा उसको, ठीक है। एक्सपल्सन करना मतलब पार्टनरशिप फर्म से उसको आउट कर देना, आउट कर देना भाई उसको पार्टनरशिप फर्म से। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है बच्चों आपका इंसॉल्वेंसी, इंसॉल्वेंसी ऑफ अ पार्टनर सेक्शन नंबर 34। Insolvency results in the dissolution of the firm. Insolvency results in the dissolution of the firm unless otherwise agreed by the partners. Unless otherwise agreed, अगर पार्टनर्स में पहले से एग्रीमेंट हो रखा है कि इंसॉल्वेंसी अगर किसी एक पार्टनर का होगा तो पार्टनरशिप फॉर्म डिसॉल्व नहीं करेंगे, हम लोग कैरी ऑन करेंगे, तब तो कैरी ऑन करेंगे। लेकिन अगर किसी भी तरह का एग्रीमेंट नहीं है तो इंसॉल्वेंसी ऑफ अ पार्टनर रिजल्ट्स इन द डिसोल्यूशन ऑफ द पार्टनरशिप फॉर्म। और सीजेस टू बी अ पार्टनर, इंसॉल्वेंसी के बाद सीजेस टू बी अ पार्टनर ऑन द डेट ऑफ द ऑर्डर ऑफ एडजुडिकेशन। इंसॉल्वेंसी एडजुडिकेट का ऑर्डर आएगा उस दिन से वो पार्टनरशिप फॉर्म में पार्टनर के तौर पे सिद्ध हो जाएगा। स्टॉप टू बी द पार्टनर इन द पार्टनरशिप फॉर्म। हिज स्टेट सीजेस टू बी लायबल फॉर एनी एक्ट ऑफ द फॉर्म डन आफ्टर द डेट ऑफ द ऑर्डर। जैसे ही कोर्ट की तरफ से ऑर्डर आएगा उसके इंसॉल्वेंसी का किसी पार्टनर का, तब उसकी प्रॉपर्टी हिज स्टेट सीजेस टू बी लायबल, मतलब अब उसकी प्रॉपर्टी किसी पार्टनरशिप फॉर्म को डेप्ट को पे करने के लिए उसकी प्रॉपर्टी। सर एक्सपल्सन मतलब क्या सेम एज रिवोकेशन होता है? नहीं, सेम एज रिवोकेशन नहीं होता। एक्सपल्सन का मतलब होता है ना पार्टनर्स को पार्टनरशिप फॉर्म से निकाल दिया जाना, ठीक है। जैसे मान लो आप एग्जाम्स देने के लिए एग्जाम्स हॉल में बैठे हुए हो और आप चिट लेके बैठे हो, पेपर चिट लेके बैठे हो, लिख रहे हो देख करके। अब वहां पे जो एग्जाम्स पे ऑफिसर होंगे आपको बैठा के बोलेंगे आइए आपका आरती उतारते हैं, ऐसे ऐसे करके ना आपको निकाल दिया जाएगा एग्जाम से। यू आर एक्सपेल्ड फ्रॉम द एग्जामिनेशंस, बाहर आप जाइए, आपको और एग्जाम देने की जरूरत नहीं एकदम। तो एक्सपल्सन का मतलब होता है निकाल दिया जाना, ठीक है, बाहर कर दिया जाना। यहाँ पे कोई पार्टनर अगर डिसॉल्व हो गया तो पार्टनरशिप फॉर्म का डिसोल्यूशन हो जाता है। डिसोल्यूशन के बाद जैसे वह पार्टनरशिप फॉर्म में पार्टनर नहीं रहता, सीज हो जाता है पार्टनर्स के हैसियत से, उसकी प्रॉपर्टी और पार्टनरशिप फॉर्म के किसी भी डेप्ट को पे करने के लिए लायबल नहीं होती है। और फर्म इज ऑल्सो नॉट लायबल फॉर एनी एक्ट ऑफ सच पार्टनर आफ्टर सच डेट। और उस डेट के बाद अगर वह कोई भी कारनामा करता है बाहर में जाकर के तो उसके लिए पार्टनरशिप, अगर वो कोई भी कारनामा करता है बाहर में जाकर के तो पार्टनरशिप फर्म उसके किसी भी कारनामे के लिए लायबल नहीं होता है। जिस दिन उसका कोर्ट से ऑर्डर आएगा इंसॉल्वेंट होने का, उसके बाद से पार्टनरशिप फर्म उसके किसी भी एक्ट के लिए लायबल नहीं होगा। डेथ ऑफ द पार्टनर, डेथ ऑफ द पार्टनर, देखो बच्चों, ऑर्डिनरली डेथ रिजल्ट्स इन द डिसोल्यूशन ऑफ द पार्टनरशिप, डेथ रिजल्ट इन द डिसोल्यूशन ऑफ द पार्टनरशिप अनलेस अदरवाइज एग्रीड। हाँ, लेकिन अगर पहले से एग्रीमेंट है कि ए बी और सी पार्टनर है और अगर सी की डेथ हो जाती है तो हम लोग पार्टनरशिप फॉर्म के बिजनेस को कंटिन्यू करेंगे, तब तो पहले से अनलेस अदरवाइज एग्रीड का मतलब अगर पहले से एग्रीमेंट नहीं है तो ऑर्डिनरली डेथ होने से पार्टनरशिप फॉर्म डिसॉल्व हो जाता है। लेकिन अगर पहले से एग्रीमेंट है कि एक पार्टनर की अगर डेथ हो गई तो रिमेनिंग लोग इसको कंटिन्यू करेंगे, उसका बुक ऑफ अकाउंट्स क्लियर करेंगे तो पार्टनरशिप फॉर्म में वो लोग कंटिन्यू करेंगे और जो डेड पार्टनर है उसके लीगल रिप्रेजेंटेटिव्स को बुक ऑफ अकाउंट्स क्लियर करके दे देंगे। State of the deceased partner is not liable for the act of the firm after his death. अगर किसी पार्टनर की पार्टनरशिप फॉर्म में रहते हुए डेथ हो जाती है तो उसका जो प्रॉपर्टी है, उसकी जो प्रॉपर्टी है वो पार्टनरशिप फॉर्म के डेप्ट को पे करने के लिए नॉट लायबल फॉर द एक्ट ऑफ द फर्म आफ्टर हिज डेथ। उसके डेथ के बाद पार्टनरशिप फर्म के किसी भी एक्ट या डेप्ट के लायबिलिटी को पे करने के लिए उस डिसीज्ड पार्टनर की प्रॉपर्टी लायबल नहीं होगा, लायबल नहीं होगा। और भाई जो इस दुनिया से चला गया वो कैसे नोटिस देगा? नो पब्लिक नोटिस इज रिक्वायर्ड इन केस ऑफ द डेथ ऑफ द पार्टनर। उस पार्टनर को और कोई नोटिस देने की कोई जरूरत नहीं है। नो पब्लिक नोटिस इज रिक्वायर्ड इन केस ऑफ द डेथ ऑफ द पार्टनर, ठीक है, उसको कोई भी नोटिस देने की कोई जरूरत नहीं है। डिसोल्यूशन पॉइंट पे आ जाओ बच्चों, डिसोल्यूशन पे आ जाओ बच्चों। डिसोल्यूशन ऑफ द फर्म इन्वॉल्व्स, डिसोल्यूशन का मतलब क्या होता है? अकाउंट्स में तो कितनी बार पढ़ते रहते हो, कितनी बार, कॉपी तैयार रखो। डिसोल्यूशन ऑफ द फर्म इन्वॉल्व्स डिसोल्यूशन ऑफ द पार्टनरशिप।
but dissolution of the partnership may or may not involve dissolution of the firm. डिजोल्यूशन ऑफ द फर्म होगा तो पार्टनरशिप ऑटोमेटिकली डिसॉल्व कर जाएगा, लेकिन अगर पार्टनरशिप डिसॉल्व होगा तो फर्म का डिजोल्यूशन हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। ये बात को ध्यान से, डिसोल्यूशन ऑफ द फर्म होगा तो रिजल्ट्स इन द डिसोल्यूशन ऑफ द पार्टनरशिप, बट द डिसोल्यूशन ऑफ द पार्टनरशिप मे और मे नॉट रिजल्ट्स इन द डिसोल्यूशन ऑफ द फर्म। मोड ऑफ डिसोल्यूशन क्या होगा? वॉलंटरली डिसोल्यूशन होता है, वॉलंटरली डिसोल्यूशन होगा। पार्टनरशिप फॉर्म का डिसोल्यूशन कैसे होता है? वॉलंटरली डिसोल्यूशन होता है बाय एग्रीमेंट, मतलब सारे पार्टनर्स अगर कंसेंट दे दिए कि ठीक है अब चलो हम लोग पार्टनरशिप फॉर्म को कंटिन्यू नहीं करेंगे, तो सारे पार्टनर्स के कंसेंट से एग्रीमेंट के थ्रू पार्टनरशिप फॉर्म का डिसोल्यूशन हो जाएगा। बाय कंपल्सरी डिसोल्यूशन, कंपल्सरी डिसोल्यूशन कब होगा इन लोगों का? कंपल्सरी डिसोल्यूशन कब होगा? ऑल पार्टनर इंसॉल्वेंसी, सभी पार्टनर अगर इंसॉल्वेंट हो गए, सबका सब इंसॉल्वेंट हो गए रे बाबा, और बिजनेस ऑफ द फर्म अनलॉफुल बिजनेस कर रहे हैं, इलीगल बिजनेस कर रहे हैं, तब ऐसे समय में पार्टनरशिप फर्म क्या हो जाएगा? कंपल्सरली डिसॉल्व कर जाएगा। ऑन हैपनिंग ऑफ द कंटीजेंसीज, जैसे कंप्लीशन ऑफ द टर्म, पर्पस ऑफ द पार्टनरशिप फर्म, टर्म कंप्लीट हो गया, जितने टर्म के लिए बनाया गया था, जो पर्पस के लिए बनाया गया था वो पर्पस कंप्लीट हो गया, डेथ हो जाने से, इंसॉल्वेंसी हो जाने से, ये कंटीजेंसीज हुआ। कंटीजेंसीज के हैपनिंग से भी पार्टनरशिप फॉर्म का वॉलंटरली डिसोल्यूशन होता है। नोटिस इन केस ऑफ द पार्टनरशिप एट विल में, इफ नो डेट इज मेंशन्ड देन द फॉर्म इज डिसॉल्व्ड ऑन द डेट ऑफ द कम्युनिकेशन ऑफ द नोटिस, कम्युनिकेशन ऑफ द नोटिस बाय द नोटिस, कम्युनिकेशन ऑफ द नोटिस। और अगर मान लो नोटिस में कोई डेट नहीं दिया गया तो जिस डेट में कम्युनिकेशन का नोटिस उनको मिलेगा उस डेट से पार्टनरशिप फॉर्म को डिसॉल्व मान लिया जाएगा। और डिसोल्यूशन बाय कोर्ट, ये इंपॉर्टेंट है बच्चों, एग्जाम्स में ना पूछता है कोर्ट कौन कौन से सिचुएशन में किसी पार्टनरशिप फॉर्म को डिसॉल्व कर देता है। इंसेनिटी और अनसाउंड माइंड, शूट कैन बी फाइल्ड बाय नेक्स्ट फ्रेंड और एनी अदर पार्टनर। अगर कोई नेक्स्ट फ्रेंड या कोई एनी अदर पार्टनर एक केस फाइल करता है तब कि कोई पार्टनर पार्टनरशिप फॉर्म में इंसेन हो गया, पागल हो गया, अनसाउंड माइंड का हो गया, तब कोर्ट ऑर्डर करके पार्टनरशिप फॉर्म को डिसॉल्व कर सकता है। कोई पार्टनर अगर परमानेंट इनकैपेसिटी हो गया, उसका मतलब परमानेंट इनकेपेबल हो गया पार्टनरशिप फॉर्म के बिजनेस में एक्टिव होने के लिए, देन सूट बी फाइल्ड बाय द अदर पार्टनर। अगर इसके बारे में केस फाइल कर देते हैं कि ये तो अब निकम्मा हो गया, कोई काम का नहीं रह गया, तो ऐसे समय में कोर्ट ऑर्डर करके पार्टनरशिप फॉर्म को डिसॉल्व कर देता है। गिल्टी कंडक्ट, गिल्टी करेगा, गलत काम करेगा, विच इज लाइकली टू अफेक्ट द कैरिंग ऑन द बिजनेस, कैरिंग ऑन ऑफ द बिजनेस, जो बिजनेस के कैरी ऑन करने में गिल्टी कंडक्ट कर रहा है, मतलब रॉन्ग कंडक्ट कर रहा है पार्टनरशिप फॉर्म के बिजनेस में, पार्टनरशिप फॉर्म रॉन्ग कंडक्ट करेगा, कोर्ट ऑर्डर करके उस पार्टनरशिप फॉर्म को डिसॉल्व कर सकता है। परसिस्टेंट ब्रीच ऑफ एग्रीमेंट बाय द पार्टनर्स, लगातार पार्टनरशिप फॉर्म में ब्रीच ऑफ एग्रीमेंट कर रहे हैं, पार्टनरशिप फॉर्म को कोर्ट ऑर्डर करके डिसॉल्व कर सकता है। ट्रांसफर ऑफ होल इंटरेस्ट does not by itself dissolve firm but other partner may ask the court to dissolve the firm। यहां पर ट्रांसफर ऑफ होल इंटरेस्ट अगर ट्रांसफर कर दे रहा है, डज नॉट बाय इटसेल्फ डिसॉल्व, खुद से डिसॉल्व नहीं होता है, बट अदर पार्टनर में आस्क द कोर्ट, अदर पार्टनर कोर्ट को बोलेंगे कि डिसॉल्व कर दीजिए, तब कोर्ट डिसॉल्व करेगा। और अगर कोई पार्टनरशिप फॉर्म लगातार अगर कंटिन्यूअस लॉस कर रहा है, देन ऐसे समय में वेयर इट इज इम्पॉसिबल टू मेक द प्रॉफिट इन द पार्टनरशिप बिजनेस, देन ऐसे सिचुएशन में कोर्ट ऑर्डर करता है कि आप फिर डिसॉल्व भी हो जाओ, रह के क्या फायदा, अब प्रॉफिट कर नहीं सकते हो, लॉस लगातार होते जा रहा है, तब आपको डिसॉल्व कर दिया जाएगा। डिसोल्यूशन बाय कोर्ट, सारे पॉइंट्स अच्छे से याद रखना, ऐसे भी पॉइंट टू पॉइंट लिख दोगे तो मार्क्स आपको पूरा भरपूर मिलेगा एकदम, ठीक है। और जस्ट एंड इक्विटेबल क्लॉज, डेडलॉक इन द मैनेजमेंट, लॉस ऑफ द सब्सटेंस लॉस होगा, फिर अगर कोई रॉन्ग कंडक्ट कर रहे हैं तब ऐसे समय में पार्टनरशिप फॉर्म को डिसॉल्व कर दिया जाता है। कंसिक्वेंसेस ऑफ डिसोल्यूशन के क्या कंसिक्वेंसेस होते हैं? बिजनेस इज वाइंड अप, बिजनेस खत्म हो जाता है, वाइंड अप हो जाता है। एसेट्स आर सोल्ड एंड रियलाइज्ड टू पे द डेप्ट ऑफ द पार्टनरशिप फर्म एंड सरप्लस इज डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग द पार्टनर्स। डिसोल्यूशन के ये कंसिक्वेंसेस है, पार्टनरशिप फर्म का बिजनेस वाइंड अप हो जाता है, पार्टनरशिप फर्म के एसेट्स को सेल करके उससे जो मनी रियलाइज किया जाता है उससे पार्टनरशिप फर्म के डेप्ट को पे किया जाता है, और जो एक्सेस मनी बचता है वो पार्टनर्स के बीच डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। राइट एंड लाइबिलिटीज ऑन डिसोल्यूशन, राइट एंड लाइबिलिटीज ऑन डिसोल्यूशन, राइट एंड लाइबिलिटीज ऑन डिसोल्यूशन, देखो राइट एंड लाइबिलिटीज ऑन डिसोल्यूशन। ऑथोरिटी ऑफ पार्टनर्स कंटिन्यू टिल वाइंडिंग अप, वाइंड अप तक पार्टनर्स की लाइबिलिटी क्या होती है? कंटिन्यू करती है। राइट टू शेयर
सेक्शन 47 ऐसा बोलता है, ऑथोरिटी ऑफ पार्टनर इज कंटिन्यू टिल वाइंडिंग अप, पार्टनर्स की ऑथोरिटी वाइंडिंग अप तक कंटिन्यू करती है। राइट टू शेयर पर्सनल और सीक्रेट प्रॉफिट अर्न यूजिंग द फर्म नेम, अगर फर्म का नेम यूज करके अगर कोई पार्टनर पर्सनल प्रॉफिट करता है या सीक्रेट प्रॉफिट करता है तब उसको आफ्टर द डिसोल्यूशन बट बिफोर वाइंड अप, डिसोल्यूशन के बाद लेकिन वाइंड अप से पहले उसको पार्टनरशिप फर्म के अकाउंट्स में शामिल कराना पड़ेगा। राइट टू हैव प्रीमियम और गुडविल रिटर्न ऑन द प्रीमेचर डिसोल्यूशन, प्रीमेचर डिसोल्यूशन होने पे राइट टू हैव प्रीमियम और गुडविल रिटर्न टू द प्रीमेचर डिसोल्यूशन शेयर करना पड़ेगा, एक्सेप्ट इन केस ऑफ द डेथ और हिज ओन मिसकंडक्ट। इफ द पार्टनरशिप इज रिसाइंडेड cancelled for the fraud or misrepresentation by the partner, aggrieved partner is entitled to lien, rank as creditor, lien अप्लाई कर सकता है, क्रेडिटर के रोल में आ सकता है, एंड टू बी इंडेमनीफाइड, और जो दूसरे किसी पार्टनर्स के फ्रॉड और मिसरिप्रेजेंटेशन की वजह से अगर पार्टनरशिप कैंसिल होता है, पार्टनरशिप का एग्रीमेंट अगर कैंसिल होता है तो वह अपने लॉस को मेकअप करने के लिए दूसरे पार्टनर को बोल सकता है। मिस अप्रोप्रिएशन ऑफ पेमेंट, ये सब इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। रजिस्ट्रेशन ऑफ द फॉर्म, ये पॉइंट पे आ जाओ, रजिस्ट्रेशन ऑफ द फॉर्म पे। इट इज ऑप्शनल इन इंडिया, कंपल्सरी नहीं है। नो पेनाल्टी फॉर अनरजिस्टर्ड फॉर्म, अनरजिस्टर्ड फॉर्म अगर रहेगा तो उसके ऊपर कोई पेनल्टी नहीं लगाया जाता है, लेकिन कंपल्सरी इन इंग्लैंड में कंपल्सरी है ये करना। प्रोसीजर फॉर रजिस्ट्रेशन, क्या करना होगा? टू द रजिस्ट्रार ऑफ फर्म ऑफ द एरिया इन विच एनी प्लेस ऑफ द बिजनेस ऑफ फर्म इज सिचुएटेड और प्रपोज टू बी सिचुएटेड, वहां पर अप्लाई करना पड़ेगा एट एनी टाइम इन द प्रिस्क्राइब्ड फॉर्म विद द फी। डॉक्यूमेंट आपको क्या क्या देना होगा रजिस्ट्रेशन के समय? फॉर्म का नाम, प्रिंसिपल प्लेस ऑफ द बिजनेस, नेम ऑफ इट्स अदर प्लेस और ब्रांचेज ऑफ द बिजनेस, ज्वाइनिंग डेट ऑफ इच पार्टनर, नेम एंड फुल एड्रेस ऑफ द ऑल द पार्टनर्स एंड ड्यूरेशन ऑफ द फॉर्म, कितने ड्यूरेशन के लिए पार्टनरशिप फॉर्म बनाया जा रहा है। all the partners और by their authorized agent सिग्नेचर किया जाता है और वेरीफाई किया जाता है। सिर्फ if one partner find any mistake in the book of accounts, the same partner shall can do audit of the partnership firm without taking consent of the other partners। if the नहीं अदर पार्टनर का बिना कंसेंट का बिना बात किए कैसे वो ऑडिट करेगा, ठीक है ना। वन पार्टनर फाइंड एनी मिस्टेक इन द बुक ऑफ अकाउंट्स ऑफ द सेम पार्टनर, बुक ऑफ अकाउंट्स ऑफ द सेम पार्टनर, सेम पार्टनर मतलब मैं समझ नहीं पा रहा हूँ। एनी मिस्टेक इन द बुक ऑफ अकाउंट्स द सेम पार्टनर सेल कैन डू ऑडिट ऑफ द पार्टनरशिप, वहीं कैसे ऑडिट करेगा? विदाउट टेकिंग कंसेंट लेना पड़ेगा ऑब्वियसली उसको, सारे पार्टनर्स का। और ये ऑडिट खुद से क्यों करेंगे? कोई जरूरी है कि ये सीए फॉर्म ही होगा? दूसरा भी तो पार्टनरशिप बिजनेस हो सकता है, दूसरा भी तो पार्टनरशिप बिजनेस हो सकता है। कंप्लीशन ऑफ रजिस्ट्रेशन, कंप्लीशन ऑफ रजिस्ट्रेशन, रजिस्ट्रार क्या करता है? एप्लीकेशन इन द प्रिस्क्राइब्ड फॉर्म विथ फी एंड नेसेसरी डिटेल्स कंसर्निंग द पार्टिकुलर ऑफ द पार्टनरशिप, पार्टनरशिप के पार्टिकुलर्स को सारा लेने के बाद, नेसेसरी फी और डिटेल को चेक करने के बाद, वेरीफाई करने के बाद, रजिस्ट्रार डिलीवर द रजिस्ट्रेशन टू द पार्टनरशिप फॉर्म। रिकॉर्डिंग ऑफ एन एंट्री इन द रजिस्टर ऑफ द फॉर्म इज अ रूटीन ड्यूटी ऑफ द रजिस्ट्रार, रजिस्ट्रार उसको अपने रजिस्टर में नोट कर लेता है, ये उसकी ड्यूटी होती है। और अगर ये क्वेश्चंस एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट है, कंसिक्वेंसेस ऑफ द नॉन रजिस्ट्रेशन, consequences of the non registration, consequences of the non registration, consequences of the non registration। unregistered firm or its partners cannot sue third party, cannot sue third party। unregistered firm और उसके पार्टनर्स थर्ड पार्टी के ऊपर केस फाइल नहीं कर सकते, इसलिए रजिस्ट्रेशन करा के रखेंगे, कोई उनके साथ धोखाधड़ी करता है तो ये केस फाइल कर सकते हैं। एग्रीव्ड पार्टनर कैनॉट सू अदर पार्टनर्स ऑफ द फर्म, अगर कोई एग्रीव्ड पार्टनर है, दुखी पार्टनर, पीड़ित पार्टनर है, दूसरे पार्टनर के ऊपर वह केस फाइल नहीं कर पाएगा। नो सेट ऑफ द क्लेम इन एक्सेस ऑफ ₹100, 100 रुपये का सेटअप हो सकता है, इज पॉसिबल अगेंस्ट थर्ड पार्टी, थर्ड पार्टी के अगेंस्ट 100 रुपया तक का आप केस फाइल कर सकते हो, 100 रुपया से एक्सेस में आप केस फाइलिंग नहीं कर सकते हो। नॉन रजिस्ट्रेशन ऑफ द फर्म डज नॉट अफेक्ट द फॉलोइंग राइट, क्या क्या राइट अफेक्ट नहीं करता है? राइट ऑफ थर्ड पार्टी टू सू द फर्म और एनी पार्टनर, अगर कोई पार्टनर नॉन रजिस्टर्ड है, रजिस्टर्ड नहीं है, तो थर्ड पार्टी उस पार्टनरशिप फर्म के ऊपर केस फाइल कर सकता है, लेकिन ये पार्टनरशिप फर्म किसी थर्ड पार्टी के ऊपर केस फाइल नहीं कर सकता है। राइट ऑफ द पार्टनर्स अगेंस्ट डिसॉल्व्ड फर्म, राइट ऑफ द पार्टनर अगेंस्ट डिसॉल्व्ड फर्म के अगेंस्ट पार्टनर्स का राइट सेम टू सेम रहेगा, टू सू फॉर डिसोल्यूशन, फॉर सेटलमेंट ऑफ द अकाउंट और फॉर रियलाइजेशन ऑफ द प्रॉपर्टी। राइट ऑफ द पार्टनर अगेंस्ट डिसॉल्व्ड फर्म टू सू द फॉर डिसोल्यूशन, फॉर सेटलमेंट ऑफ द अकाउंट और फॉर रियलाइजेशन ऑफ द प्रॉपर्टी, उसका राइट बना रहेगा।
पावर ऑफ ऑफिशियल असाइनी और रिसीवर टू रिलीज प्रॉपर्टी ऑफ द इंसॉल्वेंट पार्टनर। इंसॉल्वेंट पार्टनर के प्रॉपर्टी को रिसेल करने का पावर जो होता है ऑफिशियल असाइनी और रिसीवर के पास रहेगा, भले ही वो पार्टनरशिप फॉर्म रजिस्टर्ड हो या फिर नहीं हो, ये रहता है बच्चों। तो आपका ये था पार्टनरशिप एक्ट का एकदम मैराथन फास्ट ट्रैक रिविजन्स। अभी आप लोगों को क्या करना है, कुछ ऐसे क्वेश्चंस है जो आप लोगों को याद रखना चाहिए। सो जल्दी जल्दी उस क्वेश्चंस को लिख डालो, आप लोग लिख डालो अगर आपको लिखना है तो, या फिर बेहतर होता है ना कि मैं एक शॉर्ट वीडियो करके ना, अच्छा है कि अभी थक गया है तुम लोग, शॉर्ट वीडियो करके ना मैं उसको खुद ही एक 10-15 मिनट का वीडियो करके अपलोड कर दूंगा कि ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है जो आपको बिल्कुल टच करके जाना चाहिए, पढ़ के जाना चाहिए पार्टनरशिप एक्ट में, ठीक है। वो ज़्यादा बेहतर होगा आई थिंक कि वो कल मैं करूंगा, आज वो नहीं करूंगा। आज आप लोग इसको रिवाइज करो, अपना स्टडी मैट उठाओ, जो जो पॉइंट्स आप पढ़े हो, आपको लग रहा है कि ये पॉइंट सारा सर ने आज टच किया है, वो सारे पॉइंट्स को उठाओ और आप फटाफट इसको रिविजन्स करके आज खत्म कर दो इसको, ठीक है। सर इस रिवाइज क्लास का नोट कहाँ पे और कब मिलेगा? आज ही मिलेगा। इस रिवाइज क्लास का नोट्स आपको आज ही मिलेगा और आपके बैचेज में एप्लीकेशन पे मिलेगा, ताकि आप लोग, मैं थ्योरी का आपको क्यों नहीं शेयर कर रहा हूँ, इसलिए कि आप प्रिंट करके पढ़ो। इसमें देखो मेरे को कोई दिक्कत नहीं है, मैं आपको उठा के दे दूंगा, तो मेरे को कोई दिक्कत नहीं है। दिक्कत इस बात की है ना कि आपको जैसे वो पेज मिल जाएगा ना, आप फिर पढ़ोगे नहीं, ये दिक्कत है। और मैं चाहता हूं कि आपके पास वो रहे कि आप बैठ के उसको लिखो। आपको आधा घंटा 45 मिनट्स लगेगा, मैं ले लेता हूं 1 घंटा लग जाए, अरे बाबा, लेकिन अगर आपने लिख दिया तो लिखते लिखते आपको आधा चीज़ याद हो जाएगा, और उसके बाद लिखने के बाद आप थोड़ा सा 1-2 बार पढ़ोगे, आपको पूरी तरह से याद हो जाएगा। आज ही थोड़े समय में, जस्ट ऑफिस टाइम अभी अप हो रहा है, तो रात तक अब मैं इसको अपलोड करवाता हूँ, ठीक है। चलो गुड नाइट, बाबा, बाय बाय, टेक केयर ऑल ऑफ यू।